देखिए कल की क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था। कल की क्लास जब हमने शुरुआत की थी, कल की क्लास में हमने वो जो पुरानी थेरीज हम सारी पढ़ चुके थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थेरी, प्लेट टेक्टोनिक थेरी, और उसमें से स्पेसिफिकली जो प्लेट टेक्टोनिक थेरी थी उसके बारे में हम सारी चीजें देख रहे थे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थेरी को आप वापस एक बार याद करिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आप वापस से एक बार याद करिए तो आपको याद आएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कुछ चीजें आपको बताई गई थी कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, और उसमें एक चीज बताई गई थी कि भाई जो लिथोस्फेयर है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट। ठीक है, लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, और ये लिथोस्फेयर के अंदर ही आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है और ओशनिक क्रस्ट भी है। ठीक है, ये भी पता चल गई। फिर आपको पता चला कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ठीक है, ये चीज थी। एक चीज थी जिसको बोलते थे कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ठीक है, ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री जहां पर भी आपकी होगी, जहां पर भी क्या होगा, नीचे का जो कन्वेक्शन सेल है उसका राइजिंग लिम्ब यहां पर होगा, है ना, यही होगा। डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री कहां बनेगी, जब जहां पे नीचे के कन्वेक्शन सेल का डाइवर्जिंग लिम्ब होगा, जिसकी वजह से ऊपर की प्लेट जो है वो दूर की तरफ जाएगी, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री वहां पे बनाएगी। इसकी वजह से क्या क्या चीजें बन सकती थी, पहली चीज हमने क्या बोली थी, क्या होता है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन, या मतलब अगर ओशन के नीचे बनेगी तो सबसे पहले क्या बनता है, मिड ओशनिक रिज। ठीक है रिफ्ट वैली बनती है, नेसेंट सी बनती है, और नेसेंट सी के बाद आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या चीज देखी थी भाई, जहां कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है उसके अलग अलग टाइप होंगे। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में ओशन आपस में आ सकता है, ओशन कॉन्टिनेंट आपस में आ सकता है, और कॉन्टिनेंट आपस में आ सकता था। ठीक है, ओशन की प्लेट जब आपस में टकराएगी, दोनों सेम मटेरियल से बनी है। कौन सा मटेरियल है, दोनों बेसाल्ट से बनी है, दोनों बेसाल्टिक रॉक से बनी है, ओशन की भी क्रस्ट और दूसरे ओशन की भी क्रस्ट। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका सबडक्शन होगा और आइलैंड का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या होंगे, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क। ठीक है, और क्या था, अर्थक्वेक यहाँ पे आएगा, वॉल्केनो यहाँ पे आएगा। ठीक है ओशन और कॉन्टिनेंट जब आपस में कन्वर्ज हो रहे थे तो वॉल्केनिक माउंटेन की फॉर्मेशन कर रहे थे, अर्थक्वेक यहाँ पे आएगा, वॉल्केनो यहाँ पे आएगा। कॉन्टिनेंट जब आपस में कन्वर्ज कर रहे थे तो फोल्ड माउंटेन क्या बना रहे थे, फोल्ड माउंटेन यहाँ पे बना रहे थे, अर्थक्वेक यहाँ पे आएगा, वॉल्केनो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज का सबडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा था। ठीक है, यही चीज देखी थी हमने। फिर हमने कुछ पहला ये सब देखने के बाद हम लैंड फॉर्म पे पहुंचे थे, और लैंड फॉर्म में पहली चीज हमने देखी थी जिसको हमने क्या कहा था, वो वाली नहीं मिल रही, कोई नहीं मैम आप। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या देख रहे थे कि लैंड फॉर्म में सबसे पहले हमने जो चीज मार्क की थी, सबसे पहली चीज हमने मार्क की थी आइलैंड। तो तब आपके पास एटलस था, हमने कुछ आइलैंड को जो यहाँ पे मार्क किया था। उसके बाद वॉल्केनिक माउंटेन की बात हुई थी, तो वॉल्केनिक माउंटेन को हम मार्क कर रहे थे, उसकी कुछ एग्जाम्पल आप याद करो, हमने कल क्या क्या पढ़ी थी। पहले का नाम क्या था, वॉल्केनिक माउंटेन जब हमने कल मार्क की थी तो उनमें से कुछ एग्जाम्पल आपको बताई गई थी, एटलस पे आपने मार्क किया था, क्या, रॉकीज माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज, दोनों ही हमने कल मार्क की थी। आपको पता है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स जो होंगी दे आर लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल देखेंगे, मेंस का सवाल देखेंगे, तो वहां पे एक मेंस का सवाल आता है कि व्हाई वॉल्केनिक माउंटेन्स आर ऑलवेज लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल आप लिखिए जरा, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है कि वाई वॉल्केनिक माउंटेन्स आर लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द continent, इसको आप कर दीजिए, उसके आगे फुल ऐसे क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेन, ठीक है, ठीक है। तो आप
ये सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या इसका जवाब आपको दिया गया है जब क्लास में बताया? इसका जवाब क्या है? ये जो पहले सवाल आपसे, पहले आप उसकी हिंदी करो, क्या आपसे पूछना क्या चाह रहा है? क्या कह रहे हैं कि जो भी वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं वो कॉन्टिनेंट की बाउंड्री पे आपको क्यों मिलते हैं? ठीक है, तो क्यों मिलते हैं आप क्या बोलोगे? क्योंकि, है ना, बिकॉज द बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट इज द जोन ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट. So due to the subduction of the oceanic plate, there is the formation of volcanic mountain range along the boundary of the continent. ठीक है, तो क्या ये एक ही लाइन लिखनी है? ये तो 15 नंबर का सवाल होगा, इसमें ये एक लाइन लिखनी है. एक लाइन नहीं लिखनी, आप उसको एक्सप्लेन करोगे. पहले कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसकी आप कुछ हेडिंग बनाओगे. हेडिंग में आप क्या लिखोगे? हेडिंग में आप प्लेट, मतलब हेडिंग में आप की कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री होती है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होती है, थोड़ा कन्वर्ज करते हैं, तो ऐसा करके आप वहां से स्टार्ट करोगे. फिर उसके बाद आप एग्जाम, मतलब बॉडी में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे. उसके आप एग्जाम्पल देंगे. क्या एग्जाम्पल देंगे? जो भी आपको माउंटेन रेंज बताई इसमें मैंने जिसका एग्जाम्पल आपको दिया था. ठीक है, उस एग्जाम्पल से आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. जैसे इस क्वेश्चन में लिखने को ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है. जैसे आपको कल बताया गया था कि इंडिस माउंटेन रेंज होगी, तो आप लिखोगे पहले ये बॉडी में लिख के जो आपको भी बताया. उसके बाद एज वी कैन सी इन द केस ऑफ इंडिस माउंटेन रेंज वेयर देयर इज एन इंटरैक्शन ऑफ नाज़का प्लेट विद द साउथ अमेरिकन प्लेट. ठीक है, वेयर नाज़का प्लेट इज पुशिंग द साउथ अमेरिकन प्लेट, और नाज़का प्लेट का क्या हो रहा है? सबडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो क्या है? ओशनिक प्लेट है. ठीक है, ऐसे करके आप उसको एक एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं. ठीक है, समझ आ गई? चलिए ठीक है. तो फिर हमने कुछ लैंड फॉर्म के बारे में देख रहे थे हम कि लैंड फॉर्म क्या होते हैं. तो माउंटेन हमने देख लिया. उसके बाद हमने देखा कि यार लास्ट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन आर द ट्रू माउंटेन. ये कहाँ कहाँ पे बने, इनके एग्जाम्पल देखे हमने. हिमालयस देखा, हमने एल्प्स नहीं देखा था ना? देखे थे, चलो देखे थे. फिर हमने यूराल माउंटेन्स देखे थे. ठीक है, फिर हमने डिफरेंस देखा था कि यार माउंटेन में ट्रू माउंटेन जिसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, और दूसरे उसके सामने ब्लॉक माउंटेन जो कि ट्रू माउंटेन नहीं होते हैं, उनके बीच का क्या डिफरेंस होता था. ठीक है, ये चीज हमने देख ली थी. ठीक है, फिर हमने देखा कि यार होस्ट और ग्रेबॉन वाला जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें होस्ट आपका क्या होता है? जी, जिसमें होस्ट क्या होता है आपका? माउंटेन, है ना. होस्ट क्या है? ब्लॉक माउंटेन. ठीक है, और ग्रेबॉन क्या है? रिफ्ट वैली, है ना. आप यहाँ पे भी एक बारी फोटो देख सकते हैं जो आपके बुक में बनी है, होस्ट एंड ग्रेबन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपको फोटो दिख रही है होस्ट और ग्रेबन की. ठीक है, होस्ट और ग्रेबन की. ठीक है, ऊपर वाला क्या है? होस्ट. नीचे वाला क्या है? ग्रेबन. होस्ट आपका क्या है? ब्लॉक माउंटेन. ग्रेबन आपका क्या है? रिफ्ट वैली. ठीक है, ये भी चीज हमने देख ली थी. डिफरेंस देखा था कि भाई एक फोल्ड माउंटेन और एक ब्लॉक माउंटेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो आपने बोला था भाई फोल्ड माउंटेन जो होते हैं वो ट्रू माउंटेन होते हैं, क्योंकि भाई वो ऐसे कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पे बनेंगे. ठीक है, उनकी हाइट काफी ज्यादा ऊंची होगी, उनकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी होगी. ठीक है, ठीक है. और ये जो ब्लॉक माउंटेन होंगे उनकी हाइट उतनी लंबी नहीं होगी, वो लंबे भी, मतलब हाइट ज्यादा नहीं होगी. उनकी माउंटेन की जो रेंज है उसकी भी लेंथ क्या होगी? थोड़ी छोटी होगी. ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था? यहां तक हमने शायद देख लिया था. ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था. तो उसके बाद हम कुछ वॉल्केनिज्म की तरफ बढ़ रहे थे. उससे पहले आप ये काम करिए, क्योंकि कल सब बच्चों के पास एटलस नहीं था, तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा था जो हमने मार्क नहीं की थी. ठीक है, ठीक है, तो उसमें कुछ प्लेट्यू के बारे में आपको कुछ चीजें वहां पे लिखी थी, पहले उसको हम देखते हैं. ठीक है, प्लेट्यूज को. ठीक है, ठीक है. कल सबके पास नहीं था ना एटलस, आज सबके पास है ना. तो आप अपना अपना एटलस खोलिए ताकि आप अपने एटलस में मार्क कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेट्यू. ठीक है, अब प्लेट्यू का क्या डेफिनेशन होता है? मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, बुक में आप देख सकते हैं. डेफिनेशन आपको पता होगा स्कूल के टाइम से. क्या डेफिनेशन प्लेट्यू का क्या होता है? कि भाई फ्लैट टेबल टॉप लाइक जो भी स्ट्रक्चर होता है, एक हाईलैंड. ठीक है, एक क्या खासियत है? हाईलैंड होना चाहिए, और ऊपर से क्या होना चाहिए? फ्लैट टेबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, तो वो जो लैंडफॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे?
प्लेट्यू बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, एक तो हाईलैंड है, मतलब यहाँ से क्या है, ऊंचा है ना, उसको क्या बोल दिया हमने, हाईलैंड। दूसरा क्या है, फ्लैट है, ऊपर से सरफेस फ्लैट है, टेबल जैसा होता है आपका, जैसे ये टेबल है, अगर इसको मैं सीधा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लेट्यू। नीचे से खड़े होगे तो प्लेट्यू दिखेगा, ठीक है। ऊपर से फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, ऊपर से फ्लैट नहीं होता तो हिल बन सकती है, ठीक है, ठीक बात है। तो इस चीज को हम प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए प्लेट्यू के बनने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग इसके फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लेट्यू हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो एक डेक्कन लावा प्लेट्यू है ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो एक क्या है, डेक्कन लावा प्लेट्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो लावा की वजह से बना है, और डेक्कन एरिया में आपका तो डेक्कन लावा प्लेट्यू, ठीक है। फिर कुछ जगह आप देखेंगे तो वहां पर एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ प्लेट्यू, ठीक है, उसमें पहली चीज मैंने क्या लिखा, लावा प्लेट्यू, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं मैं, इंटर माउंटेन, ठीक है। और तीसरी चीज क्या बोल रहा हूं, ऐसा ग्लेशियर प्लेट्यू, ठीक है। तो ऐसे दो तीन ऐसा अलग अलग टाइप में जो आपके प्लेट्यू हैं उनको डिवाइड किया गया, ठीक है। एक एक करके जरा देखते हैं इनका क्या मतलब है और कैसे कैसे इनके फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले आप चीज देखिए कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू, तो इसमें ये सबसे पहली चीज होगी, लावा प्लेट्यू ग्लेशियर को आप बाद में देखेंगे, ठीक है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू सबसे ज्यादा आसान है, उसको उसकी फोटो आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। इंटर माउंटेन जो प्लेट्यू है वो उसमें सबसे ज्यादा ईजी है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपका क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू, क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू। अभी इंटर माउंटेन प्लेट्यू में होगा क्या, इंटर माउंटेन प्लेट्यू में क्या होगा भाई, आप देखो यहाँ से कोई एक, जब भी कभी माउंटेन बनती है ना, माउंटेन जब भी बनती है, आपको पता है यहाँ पे कोई कन्वर्जिंग प्लेट होगी, यहाँ पे कोई कन्वर्जिंग प्लेट होगी, आपस में आएंगे तो उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन है जो यहाँ पर सिर्फ यही ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आगे पीछे का जो लैंड है ना उसको भी थोड़ा क्या कर देता है, ये राइज करवा देगा, ठीक है। फिर वापस हो सकता है कि ये प्लेट आगे की तरफ जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर एक और हिल का फॉर्मेशन हो। आप कैसे समझने की कोशिश करो कि जैसे आपके ग्रेट हिमालयाज है ना, वो एक कंटिन्यूस चेंज चल रही है, उसके बाद फिर से एक बारी कंप्रेशन होगी तो वापस से आपके मिडल हिमालयाज बनेंगे, है ना, अलग अलग रेंज बन रही है। ये क्या है, ग्रेट हिमालयाज, ये क्या है मिडल हिमालयाज। उसके बाद भी इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ पुश कर रही है तो लास्ट में एक और रेंज बनेगी, शिवालिक्स, है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन इन माउंटेन रेंज की जो बीच का एरिया है वो भी क्या है, थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। किसकी वजह से, ये कॉम्प्रेशनल जो फोर्स आपस में टकरा रहे थे उसकी वजह से जो बीच का एरिया है वो भी क्या कर जाता है, थोड़ा राइज कर जाता है, ठीक है। जिसको हम माउंटेन या हिल नहीं बोलेंगे, अगर वो ऊपर से फ्लैट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेट्यू बोलेंगे। तो इसका मतलब ही क्या, इंटर माउंटेन मतलब दो माउंटेन रेंजेस के बीच वाला जो हिस्सा होगा, जो कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से कोई प्लेन हिस्सा थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। बात समझ आ गई, पक्का समझ आ गई ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। उसके नाम में ही लिखा है कि माउंटेन रेंज के बीच वाली जो जगह होगी जो कि फ्लैट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। अभी एक चीज है जिसको बोलते हैं लावा प्लेट्यू। अभी ये लावा प्लेट्यू समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लावा प्लेट्यू समझने के लिए एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, जिसको बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, ठीक है, ठीक है। अभी ये वॉल्केनिक हॉटस्पॉट क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ये क्या चीज होती है, ये होता है स्टेशनरी इन नेचर, ठीक है। क्या होता है, स्टेशनरी इन नेचर, ठीक है। आप नॉर्मली देखिए ये हॉटस्पॉट नामक जो आपका वर्ड है इसको आप हिंदी करिए इसका, ठीक है। आप किसी को बोलते हो यार अपने वाईफाई का हॉटस्पॉट बना दे, है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जहां पर वो आपने मोबाइल रखा है उसका कुछ रेंज है, मतलब इधर इधर तक ही वो रहता है, आगे पीछे नहीं जाएगा, है ना। तो क्या है, स्टेशनरी है, समझ आई, एक ही जगह रहेगा, है ना। हॉटस्पॉट जहां आपका मोबाइल है, जहां आपने बना रखा है, वो इसी के आगे पीछे घूमोगे तो बस वो हॉटस्पॉट है, ठीक है, वरना आगे पीछे नहीं है। तो वॉल्केनिक हॉटस्पॉट
नॉर्मल वॉल्केनो जैसे बनता है उससे अलग कैसे है कि ये जो वॉल्केनिक हॉटस्पॉट होता है ये अलग अलग जगह पे ओरिजिनेट नहीं होता है, इसके ओरिजिनेट होने की एक डेफिनेट जगह है, ठीक है, इसके ओरिजिनेट होने की एक डेफिनेट जगह है, ठीक है। अभी फोटो में आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये क्या है, ये है एक हॉटस्पॉट, यहाँ नीचे आप मानिए कि नीचे एक हॉटस्पॉट है, ये यहाँ पे नीचे एक हॉटस्पॉट है, ठीक है, इसको हमने बोला हॉटस्पॉट। ये ऐसे करके एक कॉलम होता है जो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, ये इस कॉलम में क्या है, मैग्मा है ना, इस कॉलम में क्या है, मैग्मा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लूम, PLUME, ज्योग्राफी के टर्म में इसको क्या बोलते हैं, प्लूम। अब आप मान के चलिए बस ये ऐसे, ये पेन क्या है आपका, प्लूम, ये ऊपर आपकी क्या जा रही है, प्लेट है ना, ये प्लेट ऊपर से चलती जाएगी तो जितना इतना पोर्शन इसका इसके साथ टच करेगा उतने उतने हिस्से में, ऐसा तो नहीं है ना अभी प्लेट आई तो ऐसे इतना तेजी से निकल जाएगी, ऐसे नहीं जाती प्लेट, है ना, प्लेट क्या जाती है, आराम से जाएगी। तो जिस हिस्से पे ये वाला हॉटस्पॉट आपका टच करेगा उसकी सरफेस पे, और वो वहां से क्रैक डेवलप करके अगर उसकी सरफेस पे आ जाएगा, उस एरिया में आपका क्या डेवलप हो जाएगा, वो लावा जो ऊपर आएगा सॉलिडिफाई होगा, उस एरिया में क्या बनाएगा, लावा प्लेट्यू, ठीक है, क्या बनाएगा, लावा प्लेट्यू। समझ आ गया, ठीक है, लावा प्लेट्यू समझ आ गया। और आपको क्या समझ आ गया, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। तो अब ये ग्लेशियर प्लेट्यू, तो ये क्या है, जैसे हम अलग अलग ग्लेशियर के लैंड फॉर्म पढ़ेंगे वैसे आपको समझ आएगा कि कुछ एरिया होते हैं जो कि कभी आप समझिए हिल रहे होंगे, लेकिन जैसे कोई माउंटेनियस एरिया है जहाँ पे बहुत क्या आता है, एवलांच वगैरह आता है, ठीक है, जहाँ पर क्या आता है, बहुत सारा एवलांच वगैरह आता है, कहीं ऊपर बर्फ वगैरह पड़ती है, बहुत एवलांच आता है वो सारा मटेरियल नीचे की तरफ आता है, किसी हिल को इरोड कर देता है, उस एरिया को क्या बना देता है, थोड़ा प्लेन बना देता है ऊपर से, ठीक है, उस एरिया को क्या बना देता है, ऊपर से थोड़ा प्लेन बना देता है। तो उसकी वजह से बनने वाला जो कोई एक प्लेट्यू होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियर प्लेट्यू। वो ग्लेशियर प्लेट्यू का मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको बर्फ और ग्लेशियर पूरा टाइम आपको दिखेगी। वो ग्लेशियर प्लेट्यू इसलिए बोला कि उसके बनने के पीछे का फिनोमिना क्या है, कोई ग्लेशियर की वजह से वो बना है। जैसे लावा प्लेट्यू में ऐसा नहीं है कि अभी आप देखोगे तो आपको लावा दिखेगा, लावा की वजह से बना है तो नाम क्या बन गया, लावा प्लेट्यू, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, जैसे इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या बताया गया, तिब्बतन प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू जैसे आप देख सकते हैं, इंडियन डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ बहुत सारे और भी एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। और लास्ट क्या है, जैसे ग्लेशियर प्लेट्यू है, ठीक है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, जैसे गढ़वाल एक जगह है ना, गढ़वाल पता है आपको, गढ़वाल उत्तराखंड है ना, गढ़वाल और कुमाऊं दो नाम है, उत्तराखंड में दो जगह है, उसमें जो गढ़वाल वाला रीजन है वो क्या है आपका, ग्लेशियर प्लेट्यू, ठीक है, समझ आ गया। तो जरा इसी चीज को जरा हम यहाँ फोटो में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये प्लेट्यू की आपको फोटो दिख रही है, यहाँ पे आपको नॉर्मल एक प्लेट्यू दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप जरा, आपके लिए एक फोटो मैंने निकाली है, यहाँ क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी लावा प्लेट्यू है दुनिया में, ठीक है, कौन से, लावा प्लेट्यू, ठीक है, लावा प्लेट्यू के यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लावा प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड में आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू आपको इंडिया की तरफ दिख रहा है। उसके बाद आप जहाँ पे देखिए जरा, जहाँ पे यूएसए है, यूएसए में कोलंबिया प्लेट्यू, कल हमने यहाँ पे मार्क किया था, हमने देखा था कि कोलंबिया, वहाँ पे एक रिवर है, मैंने कल भी बोला था वहाँ पे कोलंबिया प्लेट्यू है, कोलंबिया स्नेक रिवर है, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है उसका पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जरा, अफ्रीका में तो आपको एक जगह दिखेगी जिसका नाम क्या है, कटंगा प्लेट्यू, ठीक है, कटंगा प्लेट्यू दिख गया आपको। उसके बाद आपको ये म्यांमार के आसपास आपको एक शान प्लेट्यू दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये ऑस्ट्रेलिया में क्या दिख रहा है, किम्बरले प्लेट्यू, ठीक है। अब ये सारी जो जगहें हैं, एक आप चीज ज्योग्राफी में एक चीज आप याद कर लीजिए, ठीक है, वो याद करने वाली जगह चीज क्या है, जहां पर भी आपको प्लेट्यू दिखेगा वो आप मान के चलिए कि वो जगह क्या होगी, मिनरल रिच जगह होगी, ठीक है। प्लेट्यू का क्या खास बात होती है कि प्लेट्यू जहां पर भी होता है वो जगह क्या होती है, मिनरल रिच जगह होती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे
तो ये जो कटंगा प्लेट्यू है यहाँ पे अफ्रीका में बहुत सारा गोल्ड डायमंड प्लेटिनम अलग अलग टाइप के यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अफ्रीका में गोल्ड डायमंड वगैरह क्या होता है बहुत मिलता है, ठीक है। बस अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत हैं, बस लोग वहाँ पे गरीब हैं, वो अलग अलग उसके कारण है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले नामक जो जगह है वहाँ पर भी काफ़ी डायमंड का वहाँ पे मिलता है, किम्बरले प्लेट्यू में डायमंड मिलता है। और वहाँ से फिर वो सारा डायमंड कहाँ आता है, इंडिया की सूरत नामक जो शहर है वहाँ पर आता है, क्योंकि सूरत में क्या है, डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है ना, ठीक है। ठीक बात है, आपने सुना होगा ना सूरत में डायमंड, या सूरत में डायमंड का कारोबार है वो सब, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, उसकी पॉलिशिंग इंडस्ट्री। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया तो जरा अब आप क्या करिए, एशिया का मैप खोलिए, अपने एटलस में आ जाइए। ठीक है, आप आ जाइए पेज नंबर पेज नंबर 66 पे आप आ जाइए, ठीक है सबके पास ना। पेज नंबर 66 पे आप आ जाइए। और पेज नंबर 66 में कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में देखा था, पामीर नॉट के बारे में देखा था, जो कि तजिकिस्तान में है। और ये बोला था कि यहाँ से जो है एशिया की मेजर जो माउंटेन्स हैं वो पामीर नॉट में से ओरिजिनेट होती हैं, जिसमें से कुछ के नाम क्या थे, हिमालयाज और तियानशान, कुलूनशान और हिंदू कुश माउंटेन रेंज, सुलेमान और किरथार रेंज, ठीक है। तो ये सारी रेंजेस हमने कल देखी थी। अब यहीं पर आप देखिए जरा एक प्लेट्यू जो आपको वहां पे दिख रहा है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है ना, तिब्बतन प्लेट्यू आपको दिख रहा है हिमालयस के ऊपर की तरफ है, जो कि कहां पर है, तिब्बत नामक जो पहले कंट्री होती थी जिसको चाइना के पास अब वो कंट्री है, ठीक है, ठीक है। तो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत आपको वहां पे दिख रहा है। उसके आगे पीछे आप देखिए आपको और कोई प्लेट्यू दिख रहा है यहाँ पे। ऊपर आप देखेंगे तो आपको मंगोलियन प्लेट्यू दिखता है ऊपर क्या है, मंगोलियन प्लेट्यू, ठीक है। ऊपर आपको मंगोलियन प्लेट्यू दिख रहा है, यहाँ आपको प्लेट्यू ऑफ तिब्बत दिख रहा है। रुकिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप जरा जो जहां पर चाइना बना है, चाइना में ही आप देखिए एक जगह है छोटी सी, लिखा होगा सिंचुआन बेसिन, दिखता है, सिचुआन बेसिन दिखता है राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा सिचुआन बेसिन। सिचुआन बेसिन के नीचे एक जगह है जिसको बोलते हैं यूनान प्लेट्यू, दिख रहा है, यूनान प्लेट्यू दिख रहा है, ठीक है। यूनान प्लेट्यू को आप देख कर रखिए, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद आप यहाँ नीचे आइए तो आपको एक और छोटा प्लेट्यू दिख रहा है जिसका नाम क्या है, कोराट प्लेट्यू। हनोई नामक एक जो है कैपिटल सिटी है, वहाँ पर उसके नीचे आप देखेंगे आपको एक प्लेट्यू दिख रहा है जिसका नाम क्या है, कोराट प्लेट्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो एशिया में इधर हमारे नेबरिंग कंट्री के आगे पीछे के जो प्लेट्यू थे वो हमने देखे, ठीक है। अपने यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है, पर इस फोटो में नहीं दिख रहा है, किसी और फोटो में से हम देखेंगे। क्या चीज़, जहाँ पे आपको इंडो चाइना पेनिनसुला दिख रहा है, जहाँ आपको लाओस कंबोडिया वगैरह दिखता है, वहाँ पे लिखा है कोराट प्लेट्यू, हनोई में, ठीक है, दिख गया। उसके बाद अब आप जो है, अब आप आ जाइए यहाँ पर ईरान में, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ईरान में प्लेट्यू ऑफ ईरान, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लेट्यू ऑफ ईरान। प्लेट्यू ऑफ ईरान के बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जहाँ पे टर्की है, जहाँ पे लिखा है ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है अनातोलिया प्लेट्यू, ठीक है, जो कि हमने कल परसों भी देखा था। यहाँ पे यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमने प्लेट वाली फोटो देखी थी, यहाँ पर आप देखिए ये जगह है ना, अनातोलिया प्लेट है ना, अनातोलिया प्लेट जो कि टर्की में है, वहीं पर आपका क्या है, अनातोलिया प्लेट्यू, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया कि यहाँ पर एक प्लेट्यू है, ठीक है। आपने यहाँ का देख लिया, तो अब आप थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं और अब देखते हैं कहाँ के बारे में। अब सबसे पहले आप जो है अफ्रीका में आ जाइए, ठीक है। सबसे चलो पहले यहाँ पर आ जाओ, ये नॉर्थ अमेरिका पेज नंबर 82 पे आप आ जाओ पहले, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका पेज नंबर 82 के ऊपर आप आ जाइए, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो आप देखिए वहां पे रॉकीज माउंटेन रेंज आपको जहां दिख रही है, उसी के नीचे जगह है जिसका नाम क्या है, कोलोराडो
प्लेट्यू, ठीक है। वहीं पर जो चीज़ है एक जिसको क्या बोल रहे हैं, कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू में आपको एक जगह दिख रही है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन। उसकी अगर आप फोटो देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये फोटो जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में इंडिया का फोटो है। ये राजस्थान में एक जगह है गरडिया महादेव कोटा में, ठीक है। ये उसकी फोटो है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ग्रैंड कैनियन दिखा देता हूँ। वो बहुत एक फेमस सी फोटो है, कभी कभी लैपटॉप के वॉलपेपर वगैरह पे लगी होती है, आपने देखी भी होगी। ये देख लीजिए आप फोटो ग्रैंड कैनियन की, ठीक है। ये देखा होगा आपने, ऐसे कलर के ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर होते हैं ना, ये देखो ऐसे, है ना कहीं तो आपने देखा होगा। ये क्या है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। वहीं पर लिखा है जहां पर आप अपने मार्क कर सकते हैं, देखिए कोलोराडो प्लेट्यू के जस्ट ऊपर लिखा है ग्रैंड कैनियन, ठीक है। तो ये ग्रैंड कैनियन है क्या, ये ग्रैंड कैनियन वाली जगह से ही देखो आप रिवर जा रही है, कोलोराडो रिवर। ये कोलोराडो रिवर जहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू है, वहीं पर ये एक कैनियन जैसा बन रहा है जो कि कोलोराडो रिवर ही बना रही है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। उसी के आप ऊपर जाएंगे जहां लिखा है ग्रेट बेसिन, उसके ऊपर है एक प्लेट्यू जिसका नाम क्या है, कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है, ठीक है। और ये बना रही है इसके ऊपर से दो रिवर पास हो रही हैं, देखिए आप, एक कोलंबिया रिवर है और एक छोटी रिवर है जिसका नाम क्या है, स्नेक रिवर, ठीक है। कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई। उसके बाद आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे, जहां पर आपका मोहावे डेजर्ट था, सोनोरन डेजर्ट था, उसके बगल में मेक्सिको नामक कंट्री, और वहां पे लिखा है मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन प्लेट्यू के आप ऊपर जाएंगे, एक छोटा सा प्लेट्यू है एडवर्ड प्लेट्यू, उसको आप छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। उसके ऊपर एक और प्लेट्यू है जो कि अमेरिका का प्लेट्यू है, उसका नाम क्या है, ओजार्क प्लेट्यू, ठीक है। ओजार्क प्लेट्यू, ठीक है। ओजार्क प्लेट्यू आपको समझ आ गया। ओजार्क प्लेट्यू जब आपको दिख गया, अब आप क्या करिए, कनाडा में जहां पे कैनेडियन शील्ड लिखा है, वहां राइट हैंड साइड में ऊपर लिखा होगा लॉरेंशियन प्लेट्यू, ठीक है। वहां पे क्या लिखा होगा, लॉरेंशियन प्लेट्यू, ठीक है। वो जो जगह है लॉरेंशियन नामक जगह, ये लॉरेंशियन प्लेट्यू आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आप इसको रट लो कि इसकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। लॉरेंशियन प्लेट्यू की लोकेशन कहां है एकदम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे क्लाइमेटोलॉजी में आपको काम आएगी, ठीक है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में मैं आपसे पूछूंगा कि लॉरेंशियन प्लेट्यू कहाँ है, तो आपको आना चाहिए लॉरेंशियन प्लेट्यू कहाँ है, हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 88 पे, जहां लिखा है साउथ अमेरिका। पेज नंबर 88 पे आप आ जाइए जहां लिखा है साउथ अमेरिका, वहां सेंटर में एक प्लेट्यू जिसका नाम क्या है, माटो ग्रासो प्लेट्यू, ठीक है, माटो ग्रासो प्लेट्यू, ठीक है। तो एकदम सेंटर में है साउथ अमेरिका के, ठीक है। माटो ग्रासो प्लेट्यू के आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक कंट्री जिसका नाम है बोलिविया, और वहां पर आपका एक प्लेट्यू जिसको क्या बोल रहे हैं, बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है, ठीक है, बोलिवियन प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू भी दिख गया आपको, और आपको माटो ग्रासो प्लेट्यू भी दिख गया। तो यहाँ पर और कोई काम की चीज़ है, और कोई काम की चीज़ नहीं है, आगे आप बढ़े, ठीक है। बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिविया आपको पता है होना चाहिए कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, और माटो ग्रासो प्लेट्यू आपको समझ आना चाहिए कि ब्राज़ील के अंदर उसके सेंटर में एक प्लेट्यू है जिसको क्या बोलते हैं, माटो ग्रासो प्लेट्यू, ठीक है। अब आप आ जाइए अफ्रीका वाले पेज के ऊपर, पेज नंबर 92, ठीक है। पेज नंबर 92 पे जैसे ही आप आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक माउंटेन रेंज आप देखिए, जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, पर चलिए अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे ऊपर एक ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जहाँ लिखा है एटलस माउंटेन रेंज, लिखा होगा ATLAS, दिख रहा है, एटलस माउंटेन रेंज। अभी एटलस माउंटेन रेंज जो है उसको आप यहाँ पे देखो, उसके बाद आप यहाँ पे देखो पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। पहले फिजिकल मैप में उसको आप देखिए, फिर आप उसको कहाँ देखिए, पॉलिटिकल मैप में। तो आपको क्या पता चलेगा, ये एटलस माउंटेन रेंज जो है ये कहाँ से पास हो रही है, मोरक्को से पास होती है, अल्जीरिया से पास होती है, और टूनिशिया में जाती है, दिख रहा है।
तो आपको कंट्री पता होना चाहिए कि मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया नामक कंट्री जो है इसमें से पास हो रही है आपकी एटलस माउंटेन रेंज। ठीक है, ठीक बात है। अब यहाँ पे देखिए जरा कौन कौन से प्लेट्यू हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सबसे नीचे की तरफ आ जाइए, वहां पर आपको दिखेगी एक प्लेट्यू जो कि अभी हमने देखा था, लावा प्लेट्यू, जिसका नाम क्या है, कटंगा प्लेट्यू। ठीक है, दिख रहा है कटंगा प्लेट्यू, जो कि आपका अंगोला नामक देश के अंदर है। ठीक है, कटंगा प्लेट्यू। ठीक है, दिख गया कटंगा प्लेट्यू, आपको दिख गया तो ठीक है, कटंगा प्लेट्यू दिख गया तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे सिर्फ इसी को देखिए। और आप देखिए कि ये जो सारी जगहें हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे भी आपका प्लेट्यू होगा वहाँ पर आपका क्या होगा, बहुत सारे मिनरल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिनरल आपको देखने को मिलेंगे। तो जब अफ्रीका में मुड़ के वापस से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे तो हम देखेंगे कि अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल हमें मिलते हैं। अब जब आप उसकी लोकेशन को देखेंगे कि वो सारे मिनरल आपको कहाँ मिल रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि कटंगा प्लेट्यू के आसपास आपको काफ़ी मिनरल दिखते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। अब आ जाइए अब ऑस्ट्रेलिया, पेज नंबर 96। आ जाइए पेज नंबर 96 के ऊपर। पेज नंबर 96 पे आप जैसे ही आएंगे सबसे ऊपर आपको साइड में दिखेगा किम्बरले प्लेट्यू। ठीक है, क्या दिखेगा आपको, किम्बरले प्लेट्यू। ठीक ठीक है, किम्बरले प्लेट्यू आपको दिख रहा है। तो और कुछ एक आध चीज जरा और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज थी, किम्बरले प्लेट्यू, आपने वहीं पर देखा क्या था, वो लावा प्लेट्यू की कैटेगरी में आता है किम्बरले प्लेट्यू। और बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, मिनरल वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेट्यूज थे वर्ल्ड के, वो हमने यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट चीज जो लैंड फॉर्म में आती है वो क्या होती है, प्लेन्स, है ना। सबसे पहले क्या देख लिया, माउंटेन, उसके बाद क्या देख लिया, प्लेट्यू, उसके बाद क्या आता है, प्लेन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्लेन्स। अभी प्लेन्स में पहुंचने से पहले आप एक चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको आप सुनिए। ये लिख लिया ना आपने, सब लिखना तो नहीं है इसमें से कुछ। ठीक है, पहले आप यहां पे देखिए एक चीज, देखिए मानो कि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि यार बीच में कोई वाटर बॉडी होती थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, टेथिस सी, है ना, क्या बोल रहे थे, टेथिस सी, और एक कॉन्टिनेंट टूट के मतलब डाइवर्ज कर रहा था। ठीक है, और वापस से भी कहीं पे कन्वर्ज भी कर रहा था, है ना। स्टार्टिंग में रोडिनिया था, फिर वो टूटा, वापस से कन्वर्ज किया तो क्या बना गया, पेंजिया बना गया। ठीक है, और फिर हमने कल की क्लास में ये भी देखा था कि यार इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ टकरा रही थी, तो बीच में हमें काराकोरम रेंज दिखती है जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ द्रास या आगे पीछे की जगहों पे कुछ वॉल्केनिक एविडेंस दिखते हैं। इसका मतलब कि वो कहीं छोटे छोटे आइलैंड रहे होंगे यूरेशियन प्लेट से पहले, जिससे इंडियन प्लेट टकराई होगी। ठीक है, आप एक चीज देखिए, ठीक है, आप देखिए कि जैसे ये कोई एक प्लेट है, ठीक है, इसको हम ऐसे मानते हैं प्लेट नंबर 1। ठीक है, और मानो यहाँ पे कोई एक प्लेट है, ठीक है, ठीक है, मानो इसके बीच में क्या है, कोई वाटर बॉडी है, मानो इनके बीच में क्या है, कोई वाटर बॉडी। ठीक है, इस प्लेट को इस वाली प्लेट के साथ टकराना है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, ये कोई वाटर बॉडी आ रही है, जरूरी नहीं है समंदर है, कुछ और भी हो सकता है, नॉर्मल कोई वाटर बॉडी हो सकती है। उस वाटर बॉडी के अंदर कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट हुए होंगे, है ना। वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी में क्या सेडिमेंट होते हैं ना, कोई वाटर बॉडी ऐसी होती है जिसमें कोई सेडिमेंट ना हो, सेडिमेंट तो हर वाटर बॉडी में होगा, है ना, रेत, बजरी, जो भी सारी चीजें होंगी वो इसके अंदर सेडिमेंट के रूप में होंगी। ये जो ऐसी करके एक शेप बनती है वाटर बॉडी की, जहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट हो, इसको ज्योग्राफी में आपकी बुक में एक चीज लिखी होगी, जियोसिनक्लाइन। क्या लिखा होगा, जियोसिनक्लाइन। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर बाई चांस आप अभी अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और कहीं पे आपको ये वर्ड दिख गया तो आपको समझ आना चाहिए ये जियोसिनक्लाइन किसके बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, ठीक बात है।
तो आप खुद देखिए, जब ये यहाँ पे इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे इस पे फोर्स लगाएगा, ये जो इसके बीच के वाटर बॉडी के सेडिमेंट होंगे वो भी जब इसी के बीच में कंप्रेस होंगे, और यहाँ पे कोई ऐसी माउंटेन रेंज बनेगी जिसमें यहाँ वाले सेडिमेंट इस माउंटेन के अंदर एंटर हो जाएंगे। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना, ये इन दोनों के बीच में क्या है, ये कोई जियोसिंक्लाइन है जहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेडिमेंट। अब ऊपर तो पानी है, नीचे तो इसमें नीचे तो क्रस्ट ही होगी ना, ऐसे ही होता है ना, नीचे तो क्रस्ट होगी ओशन की या जो भी रिवर होगी, ठीक है, उसकी क्या होगी, नीचे फ्लोर होगा। ठीक है, जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ये सारा सेडिमेंट भी इस माउंटेन के अंदर चला जाएगा। काम कहाँ पर आएगी ये वाली चीज, ये आपको काम आएगी जब हम पढ़ेंगे हिमालयास। ठीक है, जब हम क्या पढ़ेंगे, हिमालयास। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज सुनते चलो। हिमालयास जब पढ़ेंगे तो ये चीज कैसे काम में आएगी, क्योंकि आप समझिए कि आप खुद भी जब यहाँ से चलने, आप मानो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, पहाड़ों की तरफ आप देखते हो तो पहाड़ आपको दिखने में अलग लगते हैं, है ना। जम्मू के पहाड़ में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि मिट्टी वाले पहाड़ हैं जिसपे खूब क्या है, पेड़। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा आगे जाओगे, उधमपुर तक जाओगे, वहां पर भी ऐसा ही है, क्या है, मिट्टी वाले पहाड़, पत्थर कम है उसमें मिट्टी ज्यादा होती है। जैसे ही आप रामबन तक पहुंच जाओगे, बनिहाल तक, तो वहां पे क्या होगा, पत्थर वाले पहाड़ जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पस्सी गिरती है जिसको हम बोलते हैं मड स्लाइड। ठीक है, वहां पर क्या है, रॉक गिरते हैं, वहां पत्थर गिरते हैं बड़े बड़े, है ना, वहां पे क्या गिरते हैं, रॉक। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों की माउंटेन के बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों हुआ है, उसकी अलग अलग वजह है। उसकी आप एक वजह मान के चलिए कि जो आपकी लास्ट में शिवालिक रेंज है, जब वो बनी है तो वो ऊपर से जो सारी रिवर अब आपको आज के टाइम पे दिखती है नीचे की तरफ आ रही है, वो सारे सेडिमेंट डिपॉजिट करती थी किसी प्लेन एरिया में, है ना। मानो ऊपर से कोई रिवर आ रही है ऐसे करके, और ये सारा सेडिमेंट कहाँ पे डिपॉजिट करती थी, ये प्लेन एरिया में, है ना। इस प्लेन एरिया में ये सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करती होगी, है ना। और लास्ट के टाइम पे जब कंप्रेशन हुआ होगा, ठीक है, तो यही जो प्लेन आपको आज के टाइम पे दिख रहा है, जहां पे सारा सेडिमेंट है, वही कंप्रेस होने के बाद ये छोटी लास्ट वाली शिवालिक रेंज बना है। ठीक है, इसीलिए वो सेडिमेंट से भरपूर जो सारा प्लेन था वो माउंटेन में जब कन्वर्ट हुआ है तो वो क्या है वो रॉक की तरह सॉलिड वाले माउंटेन नहीं है। ठीक है, वो हल्की सी बारिश में भी टूट जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पत्थर वाले पहाड़ नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो प्लेट थी, जिनको हम प्लेट बोलते हैं, जो रॉक से बनी थी, जो कि किससे बनी थी, ग्रेनाइट से बनी थी, है ना। ग्रेनाइटिक रॉक जो कि इग्नियस रॉक है, जो कि क्या होनी चाहिए, काफी मजबूत, हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये उस चीज से बने ही नहीं है, इसीलिए ये पहाड़ क्या है, जल्दी से टूट जाते हैं। हर जगह जहां पर भी आपको दिखेंगे पहाड़ टूट रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, जहां पर भी मड स्लाइड आपको दिखते हैं, है ना। डिफरेंस है ना, बारिश होती है तो दो चीजें होती है, मड स्लाइड हो जाता है, कहीं लैंड स्लाइड हो जाता है, पहाड़ गिर जाता है टूट के। वहां पर ये वाले पहाड़ होते हैं सारे, जिसके अंदर बहुत सारा सेडिमेंट होता है, जिसमें मिट्टी होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप हायर रीचेज में जाओगे जहां हार्ड रॉक वाले पहाड़ होते हैं, वहां पर भी पत्थर टूट के नीचे गिरते हैं, लेकिन वहां पे बहुत बारिश हो, वहां पे ऐसे नहीं है कि हल्की सी बारिश हुई तो पहाड़ गिर गया। ठीक है, यहाँ पे तो आधा घंटा भी बारिश हो तो आप देख सकते हैं यहाँ से रामबन तक आपका रोड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बीच की सारी चीजें जो है वो इससे बनी है। बात समझ आ गई। तो ये चीज आपको क्यों बताने की कोशिश की, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक क्या है, प्लेन्स, है ना। टॉपिक क्या है, प्लेन। तो प्लेन चीज क्या है भाई, माउंटेन आपने देख ली, माउंटेन के बीच में यहाँ पे कोई हाईलैंड हो सकता है, जिसको आपने क्या बोला, प्लेट्यू। यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, अब वो जहाँ पर भी जिस भी नॉर्मल नीचे लो लैंड के ऊपर आ रही है, वहाँ पे वो सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है धीरे धीरे करके, सारे सेडिमेंट जो भी वो ऊपर से ला रही है, वो जो जगह बना रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन्स। तो प्लेन की जहाँ पर भी बात होगी, सबसे पहले बात किसकी आएगी, रिवर की, है ना। प्लेन जिस भी जगह की बात होती है, सबसे पहले किसकी बात आती है, रिवर की। प्लेन के साथ क्या एसोसिएटेड है, नहीं, मतलब सेटलमेंट, है ना। सेटलमेंट कहां पे होती है, प्लेन इलाकों में, है ना। प्लेन इलाके किसके साथ जुड़े हैं, सेटलमेंट के साथ। और सेटलमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, रिवर। आपको क्या चाहिए, पानी, है ना। सेटलमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, पानी। ठीक है, और आप एक और चीज देखिए जरा,
आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वो आप पेलियोलिथिक एज वो सारी एज पढ़ते हो ना, है ना, अपर पेलियोलिथिक एज, लोअर पेलियोलिथिक एज, उसके बाद क्या आता है, मीजोलिथिक एज आता है, उसके बाद क्या आता है, नियोलिथिक एज, है ना। उसके बाद आपने हिस्ट्री में और चीजें पढ़ी होंगी कि आपको बहुत सारी केव मिलती हैं, जैसे एक केव का नाम बताइए जहां पर वो बहुत सारी आपको वो दिखती हैं, भीमबेटका केव, है ना। एलोरा अजंता तो मतलब रिसेंट हुई ना, अभी मैं मतलब पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। भीमबेटका केव, है ना, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, उस जो भी सेटलमेंट शुरुआत होती है, कहीं पर भी किसी सेटलमेंट की शुरुआत होती है, हमने अभी तक अपनी हिस्ट्री के बुक में क्या देखा, उसके आगे क्या लिखा होता है, लिथ, है ना, मतलब वहां पे स्टोन की बात हो रही है। अभी स्टोन अगर आपको कहीं पर भी चाहिए तो कहीं आगे पीछे क्या होना चाहिए, पहाड़, है ना, पहाड़ से तोड़ के वो क्या लेकर आएंगे, स्टोन। इसीलिए आप जो भी सेटलमेंट देखोगे ना, अभी तक आपको जो भी हिस्ट्री में आगे पीछे सेटलमेंट दिखेंगी, वो हमेशा माउंटेन के नीचे जो एकदम यहाँ वाला पोर्शन होगा ना, जहाँ पे माउंटेन या माउंटेन की हाइट धीरे धीरे करके कम हो रही है, माउंटेन की स्लोप के अलोंग आपको यहाँ पर दिखेंगी सेटलमेंट, जो अर्लियर सेटलमेंट हुआ करेंगी। क्यों, क्योंकि एक तो उनको क्या चाहिए, पत्थर, दूसरा उनको केव भी चाहिए, क्योंकि बाहर नहीं रह सकते ना खुले में, तो उनको केव भी बनानी है। क्या बनानी है केव। तो केव कहाँ पे बनाएंगे, प्लेन एरिया में केव थोड़ी बनती है, उसके लिए क्या चाहिए, कोई हिल चाहिए, कोई माउंटेन चाहिए, आगे पीछे पानी भी होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहीं पे जो टॉपिक था आपका क्या है, लास्ट, जो लास्ट लैंडफॉर्म है वो क्या है, प्लेन, ठीक है। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्लेन क्या है, आपको पता है, इंडियन प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि जिनकी शुरुआत हो जाती है जम्मू के, आप इस एरिया से मान सकते हैं, ठीक है। एक एरिया तो ऊपर वाला हिली एरिया है, यहाँ पे नीचे वाले एरिया से जो इंडियन प्लेन्स है उनकी शुरुआत होती है। फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, राजस्थान आप देख सकते हैं, फिर बिहार, बंगाल, वो वाला जो पूरा एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। वैसे ही आप ईस्ट की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर हैं जिनके अलॉन्ग सेटलमेंट की जा रही है वो क्या है, गंगा और यमुना, ठीक है। और वहाँ पर जो एरिया जिसके अलॉन्ग, उसमें नाम ही है क्या, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया तो वापस से आप एक बार यहाँ पर आ जाइए, एक बार आप अमेरिका का मैप खोलिए, पेज नंबर 90 कहाँ पे था, 82, ठीक है, पेज नंबर 82 पे आप एक बार वापस आइए। ठीक है, पेज नंबर 82 पे आप वापस आ जाइए और आपको यहाँ पे सेंटर में एक जगह दिख रही है जिसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेट प्लेन्स, दिख रहा है। अभी आप इसमें आपको रिवर के नाम में बताऊंगा, आपका मन है अगर आप मार्क करना चाहते हो तो कर लो, वापस से हमने देखनी है जब हम वापस से अमेरिका में आएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए प्लेन की बात हो रही है तो हम प्लेन्स देख रहे हैं। वहां पे लिखा है ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स जो है अमेरिका के, वहां से दो इंपॉर्टेंट रिवर जा रही हैं जिनका नाम क्या है, एक का नाम है मिसिसिपी मसूरी रिवर सिस्टम, ठीक है। तो दो रिवर हैं, जहां लिखा है ग्रेट प्लेन्स, वहीं पर क्या लिखा है, मिसिसिपी। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे लेक सुपीरियर के नीचे लिखा है मिसिसिपी रिवर, दिखती है। और उसी के ऊपर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में मसूरी। ग्रेट प्लेन जहां ग्रेट लिखा है उसके बगल में लिखा है मसूरी, ठीक है। तो मिसिसिपी मसूरी रिवर सिस्टम है जहां पर आपके जो है अमेरिका के अंदर, जहां पे ये दो इंपॉर्टेंट रिवर जहां से जा रही है, और वहां पे क्या है, प्लेन एरिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको। और वहीं पर आप देखिए वहां पे बहुत बड़े बड़े क्या है, अमेरिका का ग्रासलैंड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरी, प्रेरी करके लिखा होगा वहां पे, प्रेरीज भी लिखा है। अब वो प्रेरीज क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या है ये, वो सारी चीजें हम आगे बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ग्रेट प्लेन जहां लिखा था वो जगह आपने देख ली, ठीक है, देख ली। ठीक है, फिर आप आ जाइए पेज नंबर 88, साउथ अमेरिका, पेज नंबर 88।
पेज नंबर 88 पे आप आ जाइए, जहाँ पे लिखा है माटो ग्रासो प्लेट्यू, उसके ऊपर आप देखिए एक रिवर जा रही है जिसका नाम क्या है, अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर जहाँ से जा रही है, ऊपर वाला एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं वहाँ का ग्रासलैंड, जिसका नाम क्या है, सेल्वास रीजन। वो क्या, उसको मार्क करना है, कुछ मार्क नहीं करना है अभी आपको, ठीक है, अभी मार्क मत करना है वो सेल्वास सेल्वास, बाद में करना है मार्क। रिवर बता रहा हूँ आपको, यहाँ से एक बड़ी रिवर जा रही है जिसका नाम क्या है, अमेजोन रिवर, ठीक है। अमेजोन यहाँ से रिवर जा रही है और आपके मैप में लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रही है, अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन होगी, साइड में लिखा है माउथ्स ऑफ अमेजोन रिवर, लिखा है माउथ्स ऑफ अमेजोन रिवर लिखा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। आ जाइए 92 अफ्रीका के पेज पे, 92 अफ्रीका। यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आप आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको 2-3 रिवर दिखती हैं जिनके अलॉन्ग यहाँ पे बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वो डेवलप हुई हैं, ठीक है। पहले आप एक जहां पर आपका लिखा है कटंगा प्लेट्यू, उसके नीचे कटंगा प्लेट्यू के नीचे आपकी 2-3 रिवर जा रही हैं। एक रिवर का नाम क्या है, जाम्बेजी रिवर दिखती है, जाम्बेजी रिवर दिखती है आपको कहीं, दिख रही है। ऊपर आपको कॉन्गो रिवर भी दिख रही है, कॉन्गो बेसिन लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, कॉन्गो रिवर लिखा है, लिखा है कॉन्गो बेसिन जहां लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बाउंड्री पे लिखा है कॉन्गो रिवर, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा बहुत दिख गया है, यहाँ पे कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, दिख गया। आ जाइए पेज नंबर 96 पे, पेज नंबर 96 पे आप जैसे ही आएंगे ऊपर हमने क्या देखा, किम्बरले प्लेट्यू। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो लिखा होगा प्लेन एरिया, देखिए क्या लिखा है, ग्रेट आर्टिसन बेसिन, उसके नीचे प्लेन एरिया लिखा है। वहां से 2 इंपॉर्टेंट रिवर जो हैं वो फ्लो हो रही हैं, एक का नाम है मुरे, एक का नाम है डार्लिंग, मुरे डार्लिंग बेसिन, ठीक है, मुरे और डार्लिंग बेसिन दिखता है। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज भी है ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड में जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखती है। राइट हैंड साइड में ऑस्ट्रेलिया के एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको दिख गई, उसके ही राइट हैंड साइड में समंदर में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जहाँ पे क्या है, बहुत सारे कोरल रीफ आपको दिखते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या है प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में से रिवर फ्लो हो रही है जिसका नाम क्या है, मुरे और डार्लिंग। दिख गया, दिख गया तो जरा आप इधर आ जाओ, पेज नंबर 75, एशिया, चाइना मतलब, ठीक है, पेज नंबर 75 जहाँ पे आए आपका चाइना। यार मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, उधर से कोई लाइट बंद करो जरा, ये दोनों एक साथ जलती है ना, कैसा कनेक्शन है भाई ये, ठीक है, ठीक है, रहने दो, उधर से एक ऑन कर लो आप, है ना, थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, हाँ बस, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए आप चाइना का मैप खोलिए, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 देखेंगे तो आपको चाइना में एक खास बात पता चलती है कि भाई चाइना का जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है, जो ईस्टर्न हिस्सा है, ग्रीन ग्रीन कलर के आपको सेटलमेंट सारी वहीं दिख रही है, दिखती है। मैप को आप जब भी देखते हैं, आप देखिए यही वाला पेज नंबर 75, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक मेजरिंग वो टेबल बना है, ठीक है, मेजरिंग टेबल जहां बना है ना, मेजरिंग टेबल पे आप देखिए जहां पर भी आपको सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, स्नो, ठीक है। उसके बाद हाइट में जहां पे सबसे डार्क कलर का ब्राउन है, मतलब उसकी हाइट काफी है, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो जहां हरा रंग दिख रहा है वो क्या है, प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया में आपकी क्या होगी, सेटलमेंट, ठीक है, ठीक बात है। तो वैसे ही आप अब इस मैप को देखिए, हर जगह आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, वेस्टर्न साइड में आपको क्या दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन, ठीक है। इधर क्या है, या तो प्लेट्यू है, या हाईलैंड है, या माउंटेन है, ठीक है। तो हरा वाला रंग आपको कहाँ दिख रहा है, ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना, ठीक है। तो जो भी प्लेन एरिया है, जो भी काम का एरिया है चाइना का, वो काम पे है ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना के अंदर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले, चलो
यहीं पे आप देखिए, चलो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इस एटलस को आप देखिए, एटलस में आप नीचे की तरफ आइए, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, वहाँ से दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक जगह होगी जिसका नाम क्या है, सिचुआन बेसिन। यहाँ पे आप मार्क करिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा सिचुआन, दिखता है? दिख रही है ये जगह आपको? सिचुआन लिखा है, दिखता है? दिख गया सबको? SICHUAN, ठीक है, सिचुआन। नहीं दिखा किसी को तो बताओ, दिख गया? सिचुआन बेसिन आपको दिख गया। ये क्या है, इसी को कब बोलते हैं, राइस बोल ऑफ चाइना। यहाँ पे क्या है, खूब चावल उगाया जाता है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको क्या दिख रहा है यार, इस साइड ना काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे, चाइना में तो काफ़ी ज़्यादा रिवर जो हैं फ्लो हो रही हैं, ठीक है। उनमें से एक आध रिवर का जरा आप नाम देखिए, कौन कौन सी फ्लो हो रही है। जहाँ लिखा है चाइना, जहाँ पे वर्ड चाइना लिखा है, चाइना के एन के बगल में लिखा है हुआंग हे रिवर, दिखती है? हुआंग हे रिवर दिख रही है आपको? दिख रही है हुआंग हे रिवर? ठीक है, एक रिवर दिख गई आपको, हुआंग हे रिवर, ठीक है। ये हुआंगवे रिवर देखो, आप चलती जा रही है, और आप अब ये हुआंगवे रिवर कहाँ पे देखोगे, राइट हैंड साइड में जहाँ लिखा है कोरियन बे, उसके बगल में लिखा है गल्फ ऑफ बो हाई, वहां पे लिखा है हुआंगहे, दिख रहा है? राइट हैंड साइड में लिखा है गल्फ ऑफ बो हाई, कोरियन बे, उसके बगल में लिखा है छोटा सा हुआंगवे रिवर, दिख रहा है? दिख रहा है कि मैं दिखाऊं वापस? ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कोरियन बे, यहाँ लिखा है गल्फ ऑफ बो हाई, यहाँ लिखा है हुआंगवे रिवर। तो आप देखिए कितनी लंबी रिवर है, यहाँ से ट्रेवल कर रही है, यहाँ तक जा रही है, ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, दिख गया? और एक आध चीज जरा आप चाइना के बारे में देखिए, यहाँ पे जहाँ पे लिखा था गल्फ ऑफ बो हाई, उसके बगल में लिखा है येलो सी, देखिए वहां पे दिख रहा है, उसके बगल में क्या लिखा है, येलो सी। येलो सी से आप सीधा नीचे की तरफ आए, जहां लिखा है ईस्ट चाइना सी, उसके बगल में क्या लिखा है, शांघाई, दिख रहा है? उसके बगल में क्या लिखा है, शांघाई, ठीक है। तो शांघाई आपको पता है चाइना की क्या है, वो कैपिटल है शांघाई चाइना की? वो तो बीजिंग है मेरे ख्याल से, बीजिंग नहीं है? तो फिर आप शांघाई क्यों बोल रहे हो? फाइनेंशियल कैपिटल, उधर का मुंबई क्या है, उधर का मुंबई। शांघाई क्या है, उधर का मुंबई, ठीक है। तो बीजिंग दिखता है आपको यहाँ पे, जहां लिखा है गल्फ ऑफ बो हाई, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अंदर लिखा है, देखो बीजिंग दिखता है, ठीक है, आई समझ? तो आप कैरेक्टरिस्टिक में भी सेम है, आप देखिए, जैसे मुंबई है वो क्या है, पोर्ट सिटी है, वैसे ही शांघाई वहां पर क्या है, पोर्ट सिटी। और ये बीजिंग जो है वो क्या है, पोर्ट सिटी नहीं है, अंदर की तरफ है। दिल्ली भी क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है। और एक आध चीज आप और देखिए, ये नीचे वाला जो प्लेन एरिया है चाइना का, उसमें एक आध नाम यहाँ पे लिखे हैं, जरा उनको भी आप देख लीजिए। जहां लिखा है शांघाई, उसी सेम डायरेक्शन में आप अंदर की तरफ आइए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड चलिए, तो वहां लिखा वुहान, दिख रहा है आपको? जहां शांघाई लिखा है वहीं पे आप सीधा एकदम स्ट्रेट अंदर की तरफ आएंगे तो क्या दिखेगा, वुहान, दिख गया? वुहान दिख गया आपको? अब आप क्या करिए, नीचे आ जाइए, एकदम साइड में जगह है जिसका नाम क्या है, ताइवान, ताइवान दिखता है? ताइवान और चाइना का क्या है, अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, न्यूज में रहता है। बीच में से इसके पास क्या हो रहा है, ताइवान स्ट्रेट। और एक और चीज दिख रही है, नीचे एक छोटी सी जगह जिसका नाम क्या है, हांगकांग, हांगकांग के बगल में एक जगह जिसका नाम क्या है, मकाओ, दिख रहा है? ठीक है, तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। और जैसे ताइवान तो खुद को बोलता है कि मैं चाइना का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन हांगकांग और मकाऊ क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, वो चाइना के अंदर ही पड़ते हैं, लेकिन क्या उनको थोड़ी ऑटोनॉमी ज़्यादा दे रखी है, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, सारी चीज़ें पता चल गई, प्लेन व्लेन समझ आ गया, प्लेट्यू समझ आ गया, एटलस कर दो बंद, ठीक है, एटलस को कर दो बंद, खत्म हो गया, लैंड फॉर्म खत्म चैप्टर, ठीक है। अब नया चैप्टर है, इसका नाम क्या है, वॉल्केनिज्म, जो हमने कल शुरुआत जिसकी कल शुरुआत की थी, वो चैप्टर अब शुरू हो गया। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, वॉल्केनिज्म। बस ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा,
आप देखिए सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए, ये क्या है, अलग अलग टाइप की प्लेट। अब कर दो लाइट बंद। देखिए ये क्या है, अलग अलग टाइप की प्लेट्स। प्लेट के आप एक बार वापस से नाम देखिए ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो, जो कि वॉल्केनिज्म में आपको बताई जाएंगी। देखिए कुछ मेजर प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स के आपको नाम पता होने चाहिए। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ये सारी क्या है कुछ मेजर प्लेट्स। कुछ माइनर प्लेट्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं, फिलीपीन प्लेट, नास्का प्लेट, अनातोलिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट भी क्या छोटी प्लेट है एज कम्पेयर टू बाकी। आप देखिए उसका साइज क्या है, थोड़ा छोटा ही है, पर चलो आप ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट कहीं पर भी आप उसको फिट कर लो। नीचे क्या है, स्कॉटिया प्लेट, वहाँ पे आपको बताया था साउथ अमेरिका के नीचे की तरफ नोवा स्कॉटिया नामक आइलैंड है, वहाँ पर क्या है, स्कॉटिया प्लेट। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो बस आप नेक्स्ट चीज देखिए जिसका नाम क्या है, रिंग ऑफ फायर। पहले आप ये फोटो देखिए, ये क्या है, आपको क्या दिखा रहा है, वॉल्केनो है ना। क्या दिखा रहा है आपको, वॉल्केनो आपको दिखा रहा है। वॉल्केनो क्या क्या मतलब होता है, वॉल्केनो एक्चुअल में क्या है, इट इज अ फिनोमिना। वॉल्केनो एक्चुअल में क्या है, इट इज अ फिनोमिना बाय विच, जो नीचे का क्या है, मोल्टन मटेरियल या फिर मैग्मा कम्स अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर लैंड के ऊपर हो रहा है, ओशन के नीचे भी हो सकता है, ठीक है, अगर लैंड के ऊपर वॉल्केनो आ रहा है तो ये डेफिनेशन है कि नीचे का सारा जो मैग्मा है वो कहां पर आ गया, सरफेस के ऊपर। ठीक है, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनिज्म। ठीक है, और वॉल्केनो आने के पीछे की जो वजह थी वो हमने पहले से देख रखी है जो कि क्या थी, वो अर्थ में जो नीचे की तरफ क्या चल रहे हैं, कन्वेक्शन सेल है ना, उसी की वजह से जो सारा मटेरियल है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो उसी में एक चीज है जिसको क्या बोलेंगे, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसको यहां तो बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, यहां इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि कहां पर है, पैसिफिक ओशन के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, एक तरफ से आप स्टार्ट करिए, जरा देखिए क्या लिखा है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, वहां पर कुछ रेड रेड कलर के एरिया बने हैं जहां पर क्या है, मेजर एक्टिव वॉल्केनोस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साइड में आपको दिख रहे हैं पैसिफिक ओशन में। उसके बाद आप एरिया देखिए कहां पर, जहां पर ये सारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन जगह है, जहां पर जो भी हमने देखे थे, जिनको हमने क्या बोला था, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा। ठीक है, उससे आप ऊपर की तरफ जाएं तो सेम जो रिंग ऑफ फायर है ऊपर की तरफ जा रही है, कहां पे, जापान में। तो जापान की फोटो भी हमने देख रखी है जब हमने आइलैंड देखे थे। ठीक है, फिर ये वहां से मुड़ के आ रही है जहां पे आपका लिखा है रिंग ऑफ फायर, वहां पर एक्चुअली में उस जगह पे है क्या, दो तीन चीजें हैं उस जगह पे जो आपको मैंने बता रखी हैं। ये जगह कौन सी है जहां पे लिखा है रिंग ऑफ फायर, हाँ बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है ना, जहां पे लिखा है रिंग ऑफ फायर वो कौन सी जगह है, बेरिंग स्ट्रेट। वहां से क्या जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। वहां पर और क्या चीज है, अल्यूशन आइलैंड है ना, अल्यूशन आइलैंड थे वहां पे, थे अल्यूशन आइलैंड थे अल्यूशन ट्रेंच भी है वहां पर एक, देखा है। वहां से आप नीचे आ जाइए, वो सारा हिस्सा जो कि क्या है, अमेरिका का वेस्टर्न हिस्सा, अमेरिका क्या क्या वेस्टर्न हिस्सा, वो सारा वेस्टर्न हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, रिंग ऑफ फायर के अंदर आ रहा है। तो ये सारी जगहें कौन सी हैं अगर यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है तो आप देखिए अमेरिका का ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर कौन सा फीचर है, अभी कौन कौन से नाम पढ़े हमने अमेरिका के इस साइड पे, किस किस का नाम पढ़ा अमेरिका का जो हिस्सा इस रिंग ऑफ फायर में आ रहा है, यहाँ पे हमने अभी कौन कौन से नाम पढ़े, एटलस जब आपने देखा, सारे नाम जो आपने पढ़े इसी साइड थे। आपने अभी जो सारे नाम पढ़े हैं वो कहां पर हैं, इसी साइड है। रॉकीज माउंटेन रेंज इसी साइड है, कोलोराडो प्लेट्यू इस साइड है, ग्रैंड कैनियन इस साइड है। सारी की सारी जो भी चीजें आपने पढ़ी वो इस साइड थी कि नहीं थी, थी है ना इस साइड थी। और वॉल्केनो भी आते हैं इसीलिए रॉकीज माउंटेन रेंज क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन है ना। और फिर ये यहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। और नीचे की तरफ जा रही है तो आप देखिए कहाँ पर आ रही है, जहाँ पे करेबियन आइलैंड है, करेबियन प्लेट है। उसके बाद कहाँ आ रही है, नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में, जहाँ पर क्या आपका इंडीज माउंटेन रेंज, जो कि आपकी क्या है वॉल्केनिक माउंटेन रेंज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, ये रिंग ऑफ फायर आपको क्या दिखा रही है, उसमें आपको कोई डाउट है? रिंग ऑफ फायर क्या दिखा रही है वो आपको डाउट नहीं है तो जरा यहाँ पर ये वाली फोटो आप देखो जो आपको पहले बता रहा था मैं। ठीक है, वो नीचे देखो क्या आप बना है, हॉटस्पॉट दिख रहा है,
उसके ऊपर क्या लिखा है, मोशन ऑफ द पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट ऐसे करके उसके ऊपर से जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर से जा रही है, तो वहां पे बता रहे हैं कि ये जो भी हवाईन आइलैंड है वहां पे कोई एक हॉटस्पॉट है जिसकी वजह से वो सारे आइलैंड वहां पे बने हैं, इसीलिए हवाईन आइलैंड हो गया। ये हवाईन आइलैंड है पूरे, और इसमें ये छोटे छोटे आइलैंड के नाम लिखे हैं, ये कुछ याद वाद नहीं करना है, वो आपको बस ये बताना चाह रहा है कि हॉटस्पॉट और प्लेट वाला जो आपको भी मोशन मैंने अभी दिखाया वो कैसे काम करता है, और उसमें से एक हवाईन आइलैंड जो है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। ये प्लेट ऐसे आगे जा रही है ना, तो वो वाली जगह कभी इधर रही होगी ना, यही कहने का मतलब है ना, पहले प्लेट इधर होगी पीछे, है ना, वो आगे वाली जगह इधर होगी, अब वो धीरे धीरे करके आगे चल रही है, वो सारे आइलैंड बन चुके हैं, अब ये वाला एरिया आ गया इसके ऊपर हॉटस्पॉट के ऊपर, तो अब यहाँ पे कोई चीज बन रही है, ऐसा ही है ना, यही मतलब दिखा रहा है ये, ठीक है, समझ आ गया। क्या होता है अभी देखेंगे ना, अभी आने वाला है, बस आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, 2 मिनट आप रुकिए। ठीक है, अब देखिए कल भी हमने एक चीज देखी थी, तो मैं कल आपको एक चीज बता रहा था जाते जाते कि वॉल्केनो के 2 टाइप होंगे, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन जहां पे भी होगी उसके मटेरियल के 2 टाइप होंगे, आप बोल सकते हैं कि 2 टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ठीक है, एक का नाम क्या था, बेसाल्टिक, एक का नाम क्या था, एंडेसाइटिक, ठीक है, कोई डाउट है। ठीक है, अब आपकी बुक में जितनी भी चीजें लिखी होंगी, एसिडिक वॉल्केनो, बेसिक वॉल्केनो, ठीक है, सिलिका रिच वॉल्केनो, सिलिका, ये वो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी, सेम ही एक ही चीज है, ठीक है। जहां लिखे बेसाल्टिक, बी से बेसाल्टिक, बी से बेसिक, ठीक है, एंडेसाइटिक मतलब एसिडिक, ठीक है, आगे समझ, एंडेसाइटिक क्या है, एसिडिक, बेसाल्टिक क्या है, बेसिक, ठीक है, एंडेसाइटिक एसिडिक है, और उसके अंदर और उसकी खास बात क्या है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा वायलेंट, इसका इरप्शन क्या है, वायलेंट इरप्शन, ये क्या है, इसका वायलेंट का उल्टा क्या होगा, हाँ ऐसे लिख लीजिए काम, ठीक है, इसका जो इरप्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा वायलेंट, ये क्या है, आराम आराम से, ठीक है, इसका इरप्शन जो है वो वायलेंट नहीं है, ठीक है। और क्या पता चलेगा, फिलहाल के लिए आप इतनी चीज लिखी है, पहले आप फोटो देखिए, ठीक है, ये फोटो आपको दिख रही है वहां पे, वो फोटो आपको दिख रही है, इस फोटो को जरा आप देखिए, तो दिखने से आपको क्या लग रहा है, इन दोनों में से कौन सा ये मटेरियल होगा, एंडेसाइटिक दिख रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है, एंडेसाइटिक है ना, वॉल्केनिक दिख रहा है आपको, ठीक है, जरा ये वाला फोटो देखिए आप, इसके कंपैरिजन में आप ये देखिए, तो ये क्या है, बेसाल्टिक, है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, बेसाल्टिक। ये वो वाला है जिसके पास आप जाके फोटो वोटो ले सकते हैं, इतना पास इसके आप खड़े हैं, और यहां से ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक बात है, दिख गया, वो समंदर के अंदर जा रहा है ऐसा आपको दिख रहा है। और आप एक और चीज देखिए, जो आपको बेसाल्टिक वाला होगा और एंडेसाइटिक होगा उसमें एक और डिफरेंस होगा, ये जो बेसाल्टिक वाला होगा ना, आपको पता है बेसाल्ट कौन सी जगह में होता है, ओशन के अंदर होता है ना, तो बेसाल्टिक वाला इरप्शन भी देखो आपको वहां पे पानी दिख रहा है आगे पीछे कहीं, है ना, दिख रहा है, इसका मतलब बेसाल्टिक वाला जहां पर भी इरप्शन होगा ना, वहां पे कहीं पर ओशन आपको देखने को मिलेगा, और जहां पर भी एंडेसाइटिक वाला इरप्शन होगा वहां पे आपको लैंड देखने को मिलेगा या माउंटेन देखने को मिलेगा, ठीक बात है। ये वाली फोटो दिख रही है आपको, ये देखो, ये कहां से निकल रहा है, किसी माउंटेन से ऐसा निकल रहा है बाहर जोर से, ठीक है। चलो एक और चीज समझ आ गई। फिर क्या समझ आ गई भाई, जो एंडेसाइटिक वाला आपका इरप्शन है वो क्या वायलेंट है, लैंड पे होता है, और एक और चीज क्या है, इसके अंदर क्या होता है, सिलिका खूब होता है, ठीक है, रिच इन सिलिका, ठीक है, इट इज रिच इन सिलिका, यहां पर क्या है, सिलिका इसमें नहीं है, सिलिका नहीं है, कम, यहाँ क्या है, सिलिका बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। तो 2 टाइप के इरप्शन आपको दिखा रहा है, बेसाल्टिक इरप्शन दिखा रहा है, एंडेसाइटिक इरप्शन दिखा रहा है,
एक काम है, एक वायलेंट है, एक ओशन की तरफ दिख रहा है आपको, एक लैंड की तरफ आपको दिख रहा है, एक में सिलिका खूब है, एक में सिलिका क्या है, थोड़ा कम। ठीक है, ठीक है, चलो ये सब आपको समझ आ गया, डिफरेंस आपको समझ आ गया दो टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर, ये हॉटस्पॉट आपको समझ आ गया। अब आप नेक्स्ट चीज देखिए जरा, ये फोटो जो आपको दिखा रहा है। अच्छा, एक किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी है तो आप मुझे दे दीजिए 1 मिनट, लेकिन जिस भी बाकी बच्चों के पास है आप थोड़ा साथ में बैठिए जरा। क्योंकि इसकी फोटो जो है आपके एनसीईआरटी में अच्छे से बनी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आप साथ में रखिए। ठीक है इसमें ये कि नहीं? ये इंडियन ज्योग्राफी है ना, इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं है, तो इंडियन ज्योग्राफी है। एक फिजिकल ज्योग्राफी है, फंडामेंटल, हाँ वो वाली लाओ, उसके अंदर है। ये नहीं है, 11th की नहीं है शायद, ये 12th की है मेरे ख्याल से। पढ़िए आप जरा इसको, क्या लिखा है? 11th की है, पर नहीं है वो इंडियन ज्योग्राफी। ये वाली बुक चाहिए आपको, ठीक है? ये 12th की है? नहीं, ये भी 11th की है, देखो यहाँ लिखा है 11th। हाँ, क्लास तो 11th ही है फिर भी, है ना? हाँ, ये वाली बुक है जिसके पास, तो खोल लो, ठीक है? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर आ जाओ आप 26 के ऊपर, ठीक है ये वाली आपके पास बुक है? अरे यहीं पे बोल रहा हूँ, यहाँ यहाँ पे नहीं है तो क्या पे? चलो नहीं है आपके पास तो फिर छोड़ो, मेरे को लगा आपके पास है तो यहाँ से आपको करवाता हूँ। पहले आप कॉपी में एक ये बनाइए, पहले इसके बारे में कुछ लिखवाऊंगा आपको, उसको आप लिख लीजिए। खोलिए, मैं ढूंढता हूँ कुछ। हाँ, चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पेज नंबर, चैप्टर नंबर 3 इस किताब का चैप्टर है 3, इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या ढूंढे? हाँ, फोटो तो यही है। चलिए नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, फिर अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं। ठीक है, छोड़िए, ठीक है, उसको आप छोड़ दो, आप यहाँ पे देखो फिलहाल के लिए। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जहाँ पे भी वॉल्केनिज्म होगा वहाँ पे दो टाइप के क्या बनेंगे आपके लैंडफॉर्म, क्या बनेंगे? दो टाइप के दो टाइप के लैंडफॉर्म बनेंगे। एक का नाम क्या होगा? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक का नाम क्या होगा? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आपके वो होंगे जो कि अर्थ के अंदर बनेंगे, और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म वो होंगे जो कि आपके अर्थ के बाहर बनेंगे। ठीक है, इस फोटो में आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा फोटो आपको दिखा रहा है कि कहीं से वॉल्केनो बन रहा है, और नीचे वाले हिस्से को आप देखिए, जो क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा है, क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर सब क्या लिखा है? इंट्रूसिव, ठीक है, जिसको क्या बोल रहा है? प्लूटोनिक। और यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सट्रूसिव, जिसको क्या बोल रहा है? वॉल्केनिक। ठीक है, ठीक है, दोनों ही जगह क्या लिख रहा है? इग्नियस रॉक। दोनों ही जगह क्या लिख रहा है? इग्नियस रॉक। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नीचे की तरफ है तो उसके बहुत सारे नाम हैं, उसको एक एक करके हम देखते हैं। और ऊपर की तरफ निकल गया जब वो, तो ऊपर आपको एक माउंटेन जैसा दिख रहा है जिसका नाम वहां पे लिखा है वॉल्केनिक माउंटेन। उसके बीच में से सारा लावा का जो फ्लो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे नाम है उसको एक एक करके हम लिखते हैं। आप उनके नाम मत लिखिए, आप क्या लिख रहे हैं अभी पहले बताइए, क्या लिख रहे हो आप कॉपी में? कुछ नहीं लिखना है क्या? कुछ नहीं लिखना है, अभी लिखवा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ये यहाँ से लिखेंगे एनसीईआरटी में जो लिखा है। ठीक है, एक दो चीज होती है जिसको, ऐसे तो मैं बिना बुक के पढ़ा रहा हूँ, है ना, एक दो चीज है जो कि आपको लिखनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो एक दो लाइन आपको मैं यहाँ से लिखवाऊंगा, आप अपनी कॉपी में लिख लेना उसको। ठीक है, अभी आप समझो सिर्फ क्या कह रहा है।
आप देखो वो जो मैग्मा है नीचे जो कहीं पर मेंटल है, मेंटल के आप ऊपर आए जहां पे बहुत सारा मैग्मा का एक चैम्बर है, वो जो मैग्मा का एक चैम्बर है उसको उसने नीचे लिखा है, उसका नाम क्या है, बैथोलिथ। ठीक है, एक मैग्मा का चैम्बर है जहां पे बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा है, उसको क्या बोल रहा है वो, बैथोलिथ। बात समझ आ गई? ठीक है, बैथोलिथ से आप ऊपर की तरफ गए तो एक जगह है जिसको क्या बोल रहा है एक चीज है जिसको क्या बोल रहा है, डाइक। ऐसे पतली पतली वर्टिकल सी एक लैंडफॉर्म बना रहा है जिसको क्या बोल रहा है, डाइक। ठीक है DIKE लिखा है, DYKE भी लिखा हो सकता है कहीं पे आपकी बुक के अंदर। ठीक है, वर्टिकल बन रहा है तो आपको दिख रहा है डाइक है, हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो क्या है, सिल। ठीक है, SILL। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं, सिल। वर्टिकल जो बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं, डाइक। फिर दो आपको इसमें एक ही दिख रहा है आपको, दूसरा में आपको यहाँ पे लिखा है, उसमें यहाँ से दिखाता हूँ। इनवर्ट जैसे सॉसर होता है, आप होता है सॉसर जिसमें आप चाय पीते हो, कप, उसके नीचे का क्या होता है, प्लेट, सॉसर। तो इन्वर्टेड सॉसर वाली जो शेप होगी वैसा लैंडफॉर्म बनेगा तो उसका नाम क्या होता है, लेकोलिथ। उसका नाम क्या होता है, लेकोलिथ। ठीक है, उसका नाम क्या है, लेकोलिथ। ठीक है, ठीक बात है। और इस फोटो में आपको और क्या दिखा रहा है, डाइक, फिर वापस से वही सेम चीज दिखा रहा है लेकोलिथ है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं दिखा रहा है, एक आध चीज यहाँ पर होगी, लोपोलिथ यहाँ पे है, फेकोलिथ यहाँ पर है, मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ से आपको दिखा रहा है नीचे ये चीजें बन गई, ऊपर की तरफ आप गए तो ऊपर आपका क्या है ऊपर आपका क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन। ऊपर क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन। और उसमें आपको ऐसा ब्रांच जैसा दिखा रहा है कि नीचे का मटेरियल आ रहा है, अलग अलग ब्रांच से अलग अलग जगह पे जाके वो मैग्मा की तरह, मतलब लावा की तरह सरफेस के ऊपर बाहर आएगा। ठीक है, आप एक एक करके इस चीज को समझने की कोशिश करो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज को आपने देख लिया, अब आप यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, ये जो चीज बन रही है इस चीज की आप फोटो देखिए इस वाले फोटो के अंदर। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के, 4 टाइप के आपको वॉल्केनो दिख रहे हैं। पहले का नाम क्या है, सिंडर कोन वॉल्केनो। उसके बाद एक है जिसका नाम क्या है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। एक है जिसका नाम क्या है, शील्ड वॉल्केनो। और एक है जिसका नाम क्या है, लावा डोम वॉल्केनो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप देखिए वो आपको एक सभी में कॉमन चीजें क्या दिखा रहा है, मैग्मा का चैम्बर दिखा रहा है, ऊपर क्या दिखा रहा है, सेंट्रल वेंट। ठीक है, एक सेंट्रल वेंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। और आपको क्या डिफरेंस दिखा रहा है, देखिए जो आपको सिंडर कोन वॉल्केनो दिखा रहा है ना, उसकी अब जब तक आप यहां से आपको फोटो नहीं दिखेगी, अगर आपके पास NCERT होती तो बहुत बढ़िया रहता। सिंडर कोन जो वॉल्केनो होता है उसका स्लोप, यहाँ पे तो सब डायग्राम एक जैसी है। सिंडर कोन वॉल्केनो जो आपको होता है उसकी स्लोप ज्यादा ऐसे रहता है वो। ठीक है, ठीक है, उसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी वो, ऐसे ये लैंड है तो सिंडर कोन वॉल्केनो सीधा ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होगा वो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कॉम्पोजिट वॉल्केनो का शेप है ऐसा ऊंचा। सिंडर कोन वॉल्केनो का शेप क्या होता है, ऐसा। ठीक है, आपके पास NCERT है किसी के पास तो आप खोल के देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखाता हूँ अगर निकलता है तो। ठीक है, आपके पास बुक है तो आप प्लीज ये वाली बुक जो है साथ में रखा करिए। ठीक है, ये वाली बुक को जो है आप साथ में रखा करिए। ठीक है, ये देखिए ये सारे फोटो किसके हैं, सिंडर कोन वॉल्केनो के। ठीक है इसमें से आप कोई भी फोटो उठा के देख लीजिए। रुकिए, ये वाला फोटो देख लीजिए। ठीक है, ये वाला फोटो आपको दिख रहा है, एक सिंडर कोन टाइप का वॉल्केनो आपको दिख रहा है और उसमें से आपको इरप्शन भी दिख रहा है जो कि क्या है, बहुत ज्यादा वायलेंट इरप्शन है। ठीक है, क्या है इसमें जो भी इरप्शन हो रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा वायलेंट इरप्शन है। ठीक है, तो आप कॉपी में एक छोटा सा साइड में कहीं पे लिखिए सिंडर कोन वॉल्केनो। ठीक है, कॉपी में आप एक साइड में छोटा सा लिखिए सिंडर कोन वॉल्केनो। इसके बारे में कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। एक एक लाइन आप जो है सबके बारे में लिख लीजिए ताकि
लिखिए सिंडर कोन वॉल्केनो आप लिखिए और उसके नीचे आप लिखिए एंडसाइटिक एक्सप्लोजिव इरप्शन, एंडसाइटिक एक्सप्लोजिव इरप्शन। ठीक है, क्या है एंडसाइटिक एक्सप्लोजिव इरप्शन। ठीक है, उसके आप नीचे लिखिए विस्कस लावा, उसके आप नीचे लिखिए विस्कस लावा सॉलिडिफाइज एट शॉर्ट डिस्टेंस। उसके आप क्या नीचे लिखेंगे विस्कस लावा सॉलिडिफाई एट शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, सॉलिडिफाई एट शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, और इसके नीचे आप एक और लाइन लिखिए लेस हाइट। इसमें इसकी जो हाइट है वो क्या है हाइट जो है उसकी क्या है कम। ठीक है, लेस हाइट। आप इस फोटो में से मत देखिएगा, ये फोटो तो फोटो बनाने वाले ने एक जैसी बना दी है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी आप खोलना, ये ऐसी आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, इसकी हाइट क्या होती है कम हाइट होती है, इसीलिए ये क्या होता है सिंडर कोन वॉल्केनो होता है। ठीक है, लेस हाइट है। और एक और आप चीज देखिएगा, क्योंकि इसमें से वायलेंट इरप्शन हो रही है, एंडसाइटिक इरप्शन हो रही है, तो ये फोटो भी आप देखेंगे तो आप देखो ऊपर से एक्सप्लोजन जहां से हो रहा है उसके साथ क्या निकल रहा है बहुत सारा डस्ट और स्मोक, है ना। तो आप लास्ट में इसके नीचे लिख सकते हैं डस्ट एंड स्मोक कम्स आउट ऑफ सिंडर कोन वॉल्केनो। ठीक है, डस्ट एंड स्मोक कम्स आउट ऑफ सिंडर कोन वॉल्केनो। ठीक है, ठीक बात है। ठीक है, दिख गया आपको तो समझ आ गया। यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज है, इसका नाम क्या है शील्ड वॉल्केनो। इधर इसकी फोटो निकालते हैं। आप कॉपी में लिखे शील्ड वॉल्केनो, और शील्ड वॉल्केनो के आप नीचे लिखिए कि ये क्या है बेसाल्टिक इरप्शन। शील्ड वॉल्केनो क्या है शील्ड वॉल्केनो क्या है बेसाल्टिक इरप्शन। फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है शील्ड वॉल्केनो। ये बह रहा है, निकल रहा है, तो इधर से आप देखो ऐसे बहता हुआ चल रहा है, आराम आराम से बह रहा है, जहां पे भी दिखेगा तो आराम से बहेगा। ये यहाँ से जा रहा है, ये देखो धीरे धीरे करके जा रहा है, यहाँ से जा रहा है तो धीरे धीरे करके जा रहा है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से भी जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है। अब इसको आप वायलेंट मत मान लेना अभी भाई, ये थोड़ा सा तो जो बाहर आएगा तो ऐसा दिखेगा। ये सब क्या है शील्ड वॉल्केनो, जहाँ से भी निकल रहा है उसकी फोटो आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो शील्ड वॉल्केनो के साथ में आप छोटा सा नीचे लिख सकते हैं, लिखिए शील्ड वॉल्केनो are the largest of all the volcanoes on earth। ठीक है, शील्ड वॉल्केनो are the largest of the all the volcanoes on earth। ठीक है, ठीक है। हाईली फ्लूइड लावा क्या है हाईली फ्लूइड लावा है कि नहीं। आप फोटो देख रहे हैं तो क्या है हाईली फ्लूइड है, जा रहा है ना, बहता हुआ जा रहा है, तो क्या है हाईली फ्लूइड। ठीक है, हाईली फ्लूइड लावा है, और क्या है बेसाल्टिक इन नेचर है कि नहीं है तो आपको एक और चीज पता चली दोनों के बीच में डिफरेंस। जो भी बेसाल्टिक होगा वो क्या होगा उसका फ्लो होगा, वो दूर दूर तक बहेगा बेसाल्ट वाला। ठीक है, एंडासाइटिक जो भी होगा वायलेंट इरप्शन करेगा, थोड़े से डिस्टेंस पर जाके क्या करेगा सॉलिडिफाई हो जाएगा, दूर तक वो बहता ही नहीं है। ठीक है, लिखा है ना आपने, पुराने वाले में क्या लिखा था सिंडर कोन जो वॉल्केनो है आपका वो क्या है आपका एंडासाइटिक इरप्शन। उसमें एक पॉइंट लिखा है क्या है सॉलिडिफाई है शॉर्ट डिस्टेंस, और क्या लिखा है हाईली विस्कस। लिखा है हाईली विस्कस का मतलब क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब ट्रेवल नहीं कर सकता, विस्कस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया, एंडासाइटिक जो होता है वो एसिडिक है, एंडासाइटिक जो है एसिडिक है, वायलेंट इरप्शन करता है। ठीक है, विस्कस बहुत ज्यादा है, शॉर्ट डिस्टेंस पर जाके सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है और शील्ड वॉल्केनो के नीचे आप एक और चीज लिख सकते हो, क्योंकि ये बेसाल्टिक इन नेचर है ना, तो क्या है क्वाइट वॉल्केनो भी है। ठीक है, इस फोटो में आप देख सकते हो ये जो सारा शील्ड वॉल्केनो से नीचे आ रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि आवाज नहीं करेगा, शोर नहीं करेगा ज्यादा, क्या है क्वाइट वॉल्केनो है। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो वॉल्केनोज ऑफ हवाई। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, पेज नंबर
26 में यहाँ पर लिखा होगा हवाईयन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ शील्ड वॉल्केनो। ठीक है, ठीक बात है। कॉपी में आप उसको छोटा सा लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। और लास्ट एक है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ठीक है, लास्ट में एक चीज है जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ठीक है, ये देखिए आपको ये भयंकर आपको जो वॉल्केनो दिख रहा है ये क्या है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ये जितने भी आपको बड़े बड़े पहाड़ में से निकलता हुआ वॉल्केनो दिख रहा है ये सब क्या है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो की एक और खास बात क्या थी, जब वो उसी के लिए मैंने आपके लिए ये वाली फोटो खोली थी, कहाँ पे गई, ठीक है। आप देखिए सिर्फ कॉम्पोजिट वॉल्केनो एक वॉल्केनो है जिसके बीच में से जो लावा का चैम्बर है जो ऊपर की तरफ वेंट जा रहा है उसमें क्या अलग अलग ब्रांचेस बन गई हैं। ठीक है, बन गई है ना। बाकी सब में क्या है, एक ही मैग्मा का चैम्बर है और एक ही क्या है, सेंट्रल वेंट। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ कॉम्पोजिट वॉल्केनो है उसी में क्या हो रहा है, अलग अलग उसमें ब्रांचेस हैं, अलग अलग जगह पे जाके वो क्या कर रहा है, इरप्शन कर रहा है। अभी वो क्या चीज है मैं आपको भी बताता हूँ। फिलहाल के लिए आप लिखिए कॉम्पोजिट वॉल्केनो और उसके नीचे आप लिखिए these volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lava are characterized by eruption of cooler and more viscous lava, ठीक है। अब इस लाइन से सिर्फ अगर मैंने आपको ये एक लाइन बताई और इतनी सारी चीजें समझाई तो आप बताओ ये जो कॉम्पोजिट वॉल्केनो है एंडेसाइटिक है कि बेसाल्टिक है? ये जो एक लाइन आपको लिखवाई और ये जो पुरानी चीज आपको बताई तो उससे क्या पता चला कि कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्या है, एंडेसाइटिक है या फिर बेसाल्टिक है? क्या वो लाइन पढ़ो जरा, क्या लिखी है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कूलर एंड मोर विस्कस लावा। तो मोर विस्कस है मतलब क्या है, एंडेसाइटिक है। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट लिखिए, दीज वॉल्केनोज आर एक्सप्लोजिव इन नेचर। these volcanoes are explosive in nature। ठीक है, ठीक है। और इसको आप और आप एक चीज लिख सकते हैं कि large amount of dust, ashes and other gases comes out of composite volcano, ठीक है, comes out of composite volcano। ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो वॉल्केनो की जो टाइप्स थी वो आपको बता दी गई हैं। उसके बाद आप देखिए एक चीज होती है जिसको यहां पर दिया नहीं है, मैं ढूंढता हूं। ठीक है, ये वाली चीज आप देखिए, ये चीज क्या है। अब ये जो सवाल इन्होंने किया था कि डोरमेंट है या फिर एक्टिव है, वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ये वाली चीज आप देखिए, पहले आप इस फोटो को देखिए, कहाँ गया वो, ठीक है। इस फोटो का आप देखिए, जहां पे लिखा कॉम्पोजिट वॉल्केनो, ऊपर एक वेंट जा रहा है और वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सिंडर कोन वॉल्केनो हो गया, जो इससे पहले आपको और कौन सा बताया, सिंडर कोन वॉल्केनो और शील्ड वॉल्केनो, है ना। तो ये जो सारे वॉल्केनो हैं ये एक जिस जगह से इरप्शन करते हैं उसी जगह से हर साल जब भी एक्टिव होंगे वहीं से इनका इरप्शन होगा। ठीक है, लेकिन जो भी आपका कॉम्पोजिट वॉल्केनो होगा उसका पक्का नहीं है कि कौन सी जगह से उसका इस साल इरप्शन होना है। ठीक है, एक बड़ी सी माउंटेन में एक जगह से इरप्शन हो सकता है,
फिर क्या पता आने वाले 5 साल में किसी और जगह से इरप्शन हो, फिर 5 साल में किसी और जगह से इरप्शन हो। ऐसे ही एक वॉल्केनो का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इंडोनेशिया में है माउंट क्राकातोवा, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था माउंट क्राकातोवा इंडोनेशिया में, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ये एक जगह से जब इरप्शन होता है फिर कई सालों के बाद किसी अलग जगह से इसका इरप्शन होता है, उसको हम कैसे बोलते हैं आगे, अना क्राकातोवा, ठीक है, अना क्राकातोवा, उसको बोलते हैं चाइल्ड ऑफ क्राकातोवा, कि मतलब इस साल जो इरप्शन हुआ है वो तो जितना इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे कम हुआ है, मतलब सेंट्रल वेंट से ना होते हुए किसी साइड में से निकला है, तो उतना ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं है, तो नाम उसका क्या रखा है, जैसे चाइल्ड ऑफ अना क्राकातोवा, मतलब ये जितना इंटेंसिटी से होता है उतनी इंटेंसिटी से नहीं हुआ है, ये तो उसका बच्चा है, चाइल्ड है, तो इसका मतलब क्या है, मेन वेंट से ना होते हुए कहीं और से इस बार एक्सप्लोजन इसका हुआ है, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनो आपको समझ आ गया। बेसाल्टिक वॉल्केनो क्या होगा, एंडेसाइटिक वॉल्केनो क्या होगा, ठीक है, समझ आ गया। इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, समझ आ गया। अगर कोई चीज एंडेसाइटिक है तो वो क्या होगी, एसिडिक इन नेचर होगी, वायलेंट होगी, क्या वो विस्कस होगी? वो विस्कस होगी, तो विस्कस होगी इसका मतलब क्या है, ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी, छोटे डिस्टेंस तक ट्रेवल करके क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। उसके कंपैरिजन में जो बेसाल्टिक लावा होगा वो काम होगा, वायलेंट इरप्शन नहीं होगा, सिलिका उसमें कम होगा, ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, कम विस्कस होगा, ठीक है, यही प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो चीज हम जिसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो या फिर जिसको हम बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। कुछ वॉल्केनो होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, आपको पता है कि हर साल या हर 2 साल हर 3 साल में वो इरप्ट होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट, वो एक टाइम पे एक्टिव होते थे, उसके बाद अब वो क्या हो गए हैं, डोरमेंट वॉल्केनो बन गए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस चीज को हम डोरमेंट वॉल्केनो बोल दें उसमें ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो कभी एक्टिव नहीं बन सकता, ऐसा नहीं होता है। डोरमेंट हम उसको बोलते हैं कि बहुत सालों तक वो नहीं इरप्ट हुआ है, तो हम उसको अब कैटेगरी उसकी चेंज कर देते हैं कि भाई अब ये क्या है, एक्टिव नहीं है, अब ये क्या है, डोरमेंट। लेकिन कोई डोरमेंट वॉल्केनो एक्टिव बन सकता है कभी भी, अब उसके पीछे का फिनोमिना, जब भी जो भी कोई चीज उस साल हुई होगी, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या बन सकता है, एक्टिव। यहाँ पे कोई लाइट जलती है, उधर से कोई लाइट नहीं जलती, नहीं जलती, यही जलती है मेरे ख्याल से, आगे लाइट। तो क्या है, कोई भी जो डोरमेंट वॉल्केनो है वो एक्टिव वॉल्केनो बन सकता है, ठीक है। और क्या चीज है, जो लास्ट चीज आपको अभी फोटो दिखाना चाह रहा था वो क्या था, लाइट जलाओ जरा, भी है टाइम, मतलब ये इसको ऑन करो, वापस से ऑफ करके ऑन करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका कोई एक्टिव वॉल्केनो है, अब उसने सारा इरप्शन कर दिया, जो भी मटेरियल ऊपर आया था वो सारा बाहर निकल गया, सॉलिडिफाई हो गया बाहर आके, अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है। जब वो ठंडा होगा तो उसमें से जो भी मोल्टन मटेरियल होगा वो निकलना बंद हो जाएगा, अब सिर्फ क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, गैसेस निकलेंगी, एशेज निकलेंगे, ठीक है। तो जहां पे वो सिर्फ धुआं निकलता है और कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आ रहा है, वैसी जब वो स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमरोल्स, जिसकी आपको ये फोटो दिखाई जा रही थी, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं पर भी जब आग लगी होती है फिर आग बुझ जाती है तो लास्ट में क्या, थोड़ा सा धुआं आता है, ठीक है। सेम चीज है एक्टिव वॉल्केनो, जहां पर भी फ्यूमरोल्स का फॉर्मेशन हो जाए तो समझ क्या आनी चाहिए कि एक्टिव वॉल्केनो जो है वो उसका एक्टिव फेज खत्म हो गया है, अब वो डोरमेंट वाली फेज में जा रहा है, मतलब वो एक्टिव वाला फेज उसका खत्म हो गया, अब कोई भी और इरप्शन नहीं होगा, इरप्शन सब खत्म हो गया। अब लास्ट में जो भी आप देखिए समझिए ना, नीचे का जो मटेरियल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो नीचे अर्थ के नीचे पानी भी होता है, अर्थ के नीचे क्या होता है, पानी भी होगा, है ना। पानी को क्या कर देगा, ये गर्म कर देगा, स्टीम, वाटर वेपर, वो सारे ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये जो है कुछ गैसेस, कुछ स्टीम, कुछ ऐश, वो सारी जो चीजें ऊपर की तरफ आ रही हैं आपको धुएं की तरह दिख रही हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमरोल्स, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं,
फ्यूमरोल्स, ठीक है। ठीक चीज है। अब बताइए आप लोग क्या चीज पूछ रहे थे, होगी, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं फ्यूमरोल्स। और एक लास्ट चीज है जो आपकी बुक में दी है जिसका नाम क्या है, कैलडेरा। उसको भी आप देख लीजिए यहाँ पे, कैलडेरा, ट्रेवल नहीं, इमेजेस। अरे भाई देखिए यहाँ पे एक चीज है जिसका नाम क्या है, कैलडेरा। ये फोटो यहाँ पे बनी है कैलडेरा की। ये क्या है, कैलडेरा क्या चीज होती है, ये नेशनल ज्योग्राफिक वालों की फोटो है, आप देखिए। कैलडेरा क्या है भाई, कोई एक ऐसा टाइम होगा जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होना बंद हो जाएगा, ऊपर का वेंट उसका क्लोज हो जाएगा, फिर किसी तरीके से वहां पर क्या बारिश वारिश हुई, वो सारा पानी इकट्ठा हो गया, अब वो आपको क्या दिख रही है, एक लेक की तरह दिख रही है। क्या दिख रही है, एक लेक की तरह दिख रही है, ठीक है। तो कोई वॉल्केनिक लेक है ना, जहाँ पे कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता था, आज के टाइम पे ऊपर उसका वेंट बंद हो गया, डोरमेंट हो गया, एकदम सब बंद हो गया, ऊपर पानी, बारिश का पानी, फ्रेश वाटर वगैरह वहां पे आके इकट्ठा हो गया, तो वो जो लेक मिलेगी आपको, उसको क्या बोलते हैं, कैलडेरा लेक। उसका पूरा नाम होता है, कैलडेरा नाम नहीं, इसका नाम क्या होता है पूरा, कैलडेरा लेक, ठीक है। CALDERA, ठीक है। ठीक है, ठीक बात है। यहां तक आपका खत्म हो गया। जो भी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म थे, किसकी वजह से, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनते थे, ठीक है। अब जो भी इसके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म थे उसकी आप एक एक लाइन अब जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको लगे हमने क्लास में पढ़ा था तो हमने हमारी कॉपी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए जरा, मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ और आप लिखिए। लिखिए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के आप अंदर पहला एक वर्ड लिखिए जिसका नाम क्या है, बैथोलिथ, ठीक है ना। अभी ये फोटो दिखी थी ना आपने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वाली, उसमें एक दो के नाम आप जो है कॉपी में लिख के रखिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, बैथोलिथ, ठीक है। तो बैथोलिथ के बारे में आप क्या लिखेंगे, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मैग्मा। अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल, a large body of magmatic material below the earth crust, that forms into a large dome, ठीक है, ठीक है। आपकी बुक में एक और चीज लिखी है, उसको भी आप समझ लीजिए ताकि आपको घर जाके परेशानी ना हो। एक लाइन लिखिए, जरा देखिए इसका मतलब क्या है। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर डेन्यूडेशनल प्रोसेस, रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल, दे कवर लार्ज एरिया, दे आर ग्रेनाइटिक इन नेचर। मतलब क्या है वो नीचे डोम लाइक सरफेस है ना, नीचे क्या है, डोम लाइक सरफेस। नीचे डोम लाइक सरफेस है, वो फोटो में क्योंकि वॉल्केनो से बना था इसलिए उसका रेड कलर है ना। फोटो में क्योंकि वो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है इसलिए उसका कलर क्या था, रेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अर्थ के नीचे अभी वो मोल्टन स्टेज में, यहाँ पे मोल्टन नहीं है, वो नीचे से जब आए थे तब मोल्टन थे, ऊपर आके तो वो क्या करते हैं, सॉलिडिफाई हो गए, तभी तो लैंडफॉर्म बना है ना। सॉलिडिफाई हुए तभी तो खड़ा है। कोई चीज ऐसे अगर डाइक है तो ऐसा हवा में थोड़ी है, वो क्या है, सॉलिडिफाई हो गई है, अब उसका ये लैंडफॉर्म बन गया है ना, यही मतलब था। तो वो ये कहना चाह रहा है जहां पर आपका बैथोलिथ है, ये नीचे क्या था, मैग्मा का चैम्बर है ना, बैथोलिथ। और आपको एक और चीज पता है, बैथोलिथ, और आपको एक और चीज पता है, ये बैथोलिथ वगैरह ये क्रस्ट जो होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, सब किसकी होती है, ग्रेनाइट की होती है ना। ये सब किसकी होती है, ग्रेनाइट की होती है। अब मानो ये सारा मैग्मा का चैम्बर एक बड़ा सा ये मटेरियल यहाँ पे आके सॉलिडिफाई हो गया, कूल हो गया है, जो कि क्या है, बैथोलिथ। बैथोलिथ यहाँ पर बन चुका है। ऊपर मानो यहां तक क्रस्ट थी, ये ऊपर का सर्वे, ये मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। और नीचे क्या था मेरे, बैथोलिथ। अभी बहुत सालों के बाद क्या हुआ, ये इतना सारा जो इसका ऊपर का मटेरियल था ये सब क्या हो गया, इरोड हो गया, किसी भी वजह से इरोड हुआ हो, ठीक है। वहां पे क्या लिखा है, ड्यू टू डेन्यूडेशनल प्रोसेस,
डेनुडेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, वेदरिंग हुई, रिवर की वजह से हुई, जैसे मर्जी हुई, ऊपर का ये सारा मटेरियल क्या हो गया, इरोड हो गया है। तो अब ये वाली चीज़ जो थी, अब वो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अगले दिन मैं फिर बाहर चला गया कहीं पढ़ने वढ़ने, फिर आया मैं बहुत सालों के बाद घर वापस, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जिसके ऊपर खड़ा हूँ वो क्या है, पूरा बैथोलिथ। तो ये जो ऊपर का सरफेस होगा ये सब किसका होगा, ग्रेनाइट का होगा। किसका होगा, ग्रेनाइट का। वो पत्थर कौन सा, खुद ग्रेनाइट। ठीक है, समझ आ गई, ये लिखा है उस बुक में, उससे आप घबराएं ना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, लैकोलिथ, LACOLITH, ठीक है, लैकोलिथ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में, लैकोलिथ के बारे में आप लिख सकते हैं, दीज आर डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी, these are dome shaped intrusive body, intrusive है ना, अर्थ के नीचे, and are connected by pipe a pipe from below, है ना। तो आप देखिए लैकोलिथ के नीचे क्या है, एक पाइप आ रही है, और वही पाइप क्या है, आपकी डाइक, है ना। बैथोलिथ से निकलती हुई एक पाइप आ रही है जो कि कहाँ जा रही है, लैकोलिथ के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। इसके बारे में और कुछ ऐसा खास नहीं लिखा है, देख लीजिए ना। फिर 2-3 चीजें और लिखी हैं, वो भी आप लिखिए। एक चीज क्या है, लैपोलिथ, LAPOLITH, लैपोलिथ। एक क्या है, फैकोलिथ, P। पहला क्या है, लैपोलिथ, तो लिखिए क्या है, लिखिए, when the lava moves upward, a portion tend to move in a horizontal direction. ठीक है, wherever it finds a weak plane, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और जहां पर भी उसको कहीं एक वीक जगह मिली, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहने लग जाएगा। इन केस इट डेवलप्स इनटू अ सॉसर शेप, वो क्या बन जाएगा, लैपोलिथ। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, लैपोलिथ। तो क्या समझ आया इस चीज से, क्या समझ आया कि नॉर्मल वाली जो सॉसर शेप होती है वो क्या होता है, लैपोलिथ, और इन्वर्टेड सॉसर वाली जो शेप होती है वो क्या होता है, लैकोलिथ। ठीक है, तो कॉपी में आप अपने लिख सकते हो कि लैपोलिथ क्या है आपका, सॉसर शेप, और लैकोलिथ क्या है आपका, इन्वर्टेड सॉसर शेप। ठीक है, ठीक है यहां तक। फिर एक चीज है जिसका नाम क्या है, फैकोलिथ, तो जरा फैकोलिथ भी लिख लीजिए। अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक, वेवी, ठीक है, अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक, अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, इतना फिलहाल के लिए काफी है। जो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन सिल की तरह सीधा नहीं होगा, लैकोलिथ की तरह इन्वर्टेड नहीं होगा, फिर लैपोलिथ की तरह सॉसर शेप में नहीं होगा, क्या होगा, वेवी होगा। तो फैकोलिथ कैसा होगा, ऐसा करके कोई एक शेप होगा। ठीक है, और लास्ट चीज क्या है, सिल और डाइक है, वो सिल और डाइक आपको वहां से दिख सकता है। सिल आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल, सिल क्या है आपका हॉरिजॉन्टल, और डाइक क्या है आपका वर्टिकल। ठीक है, बस ये इस कॉपी में जो आपको 4-5 चीजें लिखवाई हैं, बस उसको आप एक बार याद कर लो। ठीक है, तो आगे पीछे जो छोटे मोटे पेपर होते हैं वहां पर ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, यूपीएससी में इसके आने का मेरे को कोई चांस नहीं दिखता है, और केएस में भी इसका कोई चांस नहीं दिखता है, लेकिन भाई कुछ पता नहीं है, मैं तो पेपर नहीं बना रहा हूँ, आ भी सकती है ना। क्या, हाँ आया है, PYQ में तो आया ही है, मैं अभी बदलते ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। 2021 में जो केएस का पेपर चेंज हुआ है उसके बाद से ऐसे सवाल नहीं है। सवाल पहले क्या डायरेक्ट सवाल आ जाते थे ना, वो मतलब जो सिंगल जिसका आंसर करेक्ट होता है वो काफी ज्यादा होते थे,
50-60 वो होते थे और सिर्फ 20-30 वो होते थे मल्टीपल वाले, है ना। अब उल्टा हो गया ना, अब कम से कम 60-70 मल्टीपल वाले होते हैं जिसमें स्टेटमेंट होती है। केएस की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी भी नहीं, है ना। और जो सिंगल ऑप्शन वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 15 से 20, ठीक है। तो उनमें से भी अगर कोई चीज फंसेगी इस चैप्टर में से, वॉल्केनो के चैप्टर में से, तो ये जो आपको लैंडफॉर्म के यहाँ पे चीजें दिखाई है, ठीक है। सवाल यही वाला सेम सवाल आता है जो जैसे इन्होंने बोला कि इन्वर्टेड शेप कौन सी होती है, इन्वर्टेड सॉसर कौन सा होता है, सेम चीज, ठीक है। तो इससे ज्यादा कोई भी बाहर की चीज नहीं आती है। और वो शीट टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में भी जो भी आपको बता दिया कि कौन सा वाला एंडेसाइटिक है, कौन सा बेसाल्टिक है, कौन सा विस्कस है, कौन सा विस्कस नहीं है, किस में सिलिका है, किस में सिलिका नहीं है, यही सारी बेसिक चीजें हैं, इसी में से ही सवाल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है जिसमें वॉल्केनिज्म के बारे में बताया गया था, और एक आध चीज जो भी इससे मिलती जुलती है उसको हम कल देखें, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? ये वाली बुक अगर आपके पास है तो इसको साथ में आप रखो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है किसी में से भी पढ़ाने के लिए, तो कभी हो सकता है कि मेरे को देखना पड़े, तो आपके पास हाथ में रहेगी तो रहेगा, ठीक है। किसकी है? आपकी थी ना, ठीक है। ये वाली बुक आप साथ में रखना, ठीक है।